हेलो 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 हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी यूपीएससी हिस्ट्री के लिए। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ा जाता है, जो कि सभी जगह लगभग पढ़ा जाता है, तो आपके लिए लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपको समझाऊंगा उसी तरीके से जिस तरह से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की थी। आप लोगों का उसमें अच्छा प्यार मिला था, देखने को मिला था कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं एक डिफरेंट मेथडोलॉजी लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है। मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को जैसा मैंने इन्हें समझा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समझकर चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहती हैं और हिस्ट्री में हमें वो अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते जो अक्सर हम मार रहे होते हैं। शुरुआत में मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां की थी। मैं समझता था कि हिस्ट्री यानी इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय है जिसको हमें याद करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए ये ऐसा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी अपने में जगानी होती है, एक जिज्ञासा हमें अपने आप में लानी होती है। धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। आज की डेट में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल है, गूगल जैसी चीज़ें आज हमारे पास मौजूद हैं। तो कहीं पर हमें कन्फ्यूजन होता है, वहाँ से उसे करेक्ट कर सकते हैं कोई अच्छे स्रोतों के द्वारा, अच्छे सोर्सेज के द्वारा। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पहले लेक्चर को। ठीक है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। मैं किसी जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैं बहुत आराम से इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए आप लोगों के साथ चलूँगा ताकि एक अच्छी पकड़ हमारी बन सके। जो आज का लेक्चर है या जो ये लेक्चर्स होंगे, क्या ये सफिशिएंट होते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा? ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता और मेरे हिसाब से ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर दे सकता हूँ, मैं आपको एक नींव दे सकता हूँ। इसके ऊपर कितनी ऊंची इमारत खड़ी करनी है ये आप पर डिपेंड करता है और वो आप कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर। एक प्रॉपर फाउंडेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप ज़्यादा बेहतर वही रहेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते, शुरुआत से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ना चालू करें ताकि एक अच्छी सी फाउंडेशन हमारी बन सके और जब हम क्वेश्चंस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम उन्हें लिंक कर सके। इतना ही अगर मैं कर पाया तो मैं समझता हूँ मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। हम आज इसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले चैप्टर को आज ही के दिन मैं फिनिश करूंगा। देखिए, पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड को हम पहले समझते हैं कि भारतीय इतिहास का बैकग्राउंड क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें, वैसे मैंने सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिखी नहीं होंगी, मैं बोलूँगा, अगर आपको जरूरी लगेंगी तो आप उन्हें नोट कर लेना। जैसे पृष्ठभूमि की बातें मैं बोल रहा हूँ। देखिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है। जब अंग्रेज भारत में आए ना, तो अंग्रेजों के भी कुछ गुट बन गए। कुछ ऐसे लोग अंग्रेजों में थे जो कि भारतीय संस्कृति या फिर एशिया की जो संस्कृति थी इस पर थोड़ा सा भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि एशिया की कुछ तो एक विरासत रही है, यानी कि वहाँ यहाँ के लोगों को देखकर उन्हें लगता था कि कुछ तो इनका कल्चर रहा था, कुछ तो इनका भी अपना एक इतिहास रहा था। उस इतिहास को पढ़ने की कोशिश ये करने लगे। इसीलिए उन्होंने अपनी अलग से एक सोसाइटी बना ली, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1784 में बनी, 15 जनवरी को। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन इसका इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अभी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूरे एशिया के कल्चर पर ध्यान देती थी, यानी कि कोशिश करती थी ये समझने की कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा होगा। ऐसे ही करके आगे 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई वगैरह भी बने थे, लेकिन अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ बंगाल वाले की। तो एक तो यहाँ से हल्का सा इनपुट मिला इन लोगों को कि कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। तो उस समय संस्कृत के जो महाकाव्य अपने थे या संस्कृत के कुछ अलग अलग जो ग्रंथ वगैरह थे, इन चीज़ों का रूपांतरण होने लगा इंग्लिश में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। फारसी से इनका रूपांतरण होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें पता था कि अगर हमें उस चीज़ को पढ़ना है तो उनकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कई अंग्रेजों ने उन दिनों संस्कृत भी सीखनी चालू करी, इसीलिए ताकि वो भारतीय इतिहास को अच्छे से समझ सकें। एक बेसिक पृष्ठभूमि यहाँ से आती है। आगे जाकर 1813 ईस्वी में, ये मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं जा रहे हम सीधे हड़प्पा काल में, पहले हम समझ रहे हैं वहां तक लोग पहुंचे कैसे। 1813 में स्टूडेंट्स एक चार्टर आता है। आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री मेरे से पढ़ ली तो समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे हल्के में सुनो। 1813 में एक चार्टर आता है और 1813 में एक चार्टर आता है और इस चार्टर में बोला जाता है कि अब भारतीयों की शिक्षा पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें एक वर्क फोर्स का काम लेना है, कार्यबल हमें चाहिए जो कि क्लर्क टाइप का एटलीस्ट काम कर सके। तो एक बेसिक एजुकेशन इन लोगों को चाहिए होगी, इसके लिए अब शिक्षा पर भी हमें खर्चा करना है। 1813 के चार्टर में ऐसा बोला गया। अब ये बात बोली गई और ये तय किया गया कि 1 लाख रुपए का खर्चा हम इन्हें देंगे, 1 लाख रुपए खर्च होगा शिक्षा पे, एजुकेशन पे जाएगा। लेकिन आगे जाकर ये एक समस्या बन गई कि ये शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए या शिक्षा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या सिखाना है हमें इन लोगों को। तो फिर उसमें 2 गुट बट गए।
एक गुट था प्राच्यवादियों का, जिसे हम ओरिएंटलिस्ट कहते थे। ओरिएंटलिस्ट यानी कि जो प्राच्यवादी थे, ये ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारतीयों को भारतीयों की ही भाषा में शिक्षा दी जाए और उन्हें भारतीय कल्चर की ही शिक्षा दी जाए, यानी उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, उनके वेदों के बारे में पढ़ाया जाए, इस तरह की बातें। दूसरा जो इसमें खेमा था वो था पाश्चात्यवादियों का। पाश्चात्य ऑक्सीडेंटलिस्ट इन्हें कहते थे। जो पाश्चात्यवादी थे ये चाहते थे कि हमें वेस्टर्न कल्चर की शिक्षा इन्हें देनी चाहिए, अंग्रेजी सिखानी चाहिए और जिस तरह के शेक्सपियर वगैरह ये पढ़ाने जाने चाहिए, इन्हें कालिदास पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। इस तरह के लोग थे। इनका जो प्रमुख था वो लॉर्ड मैकाले था, जिसका आपने नाम सुना हुआ है। तो ये एक खेमा ऐसा था जो चाहता था भारतीयों को भारतीयों की भाषा में शिक्षा दी जाए और उनकी ही कल्चर की शिक्षा दी जाए। दूसरा खेमा जो पाश्चात्यवादियों का था, वेस्टर्न कल्चर को जो मानने वाले ऑक्सीडेंटलिस्ट का था, उनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ये बातें थी। तो इस तरह से प्रॉपर एक कमेटी बनी थी, जनरल कमेटी कहते थे इसे, जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन नाम था उसका, यानी कि लोक शिक्षा के संबंध में एक सामान्य कमेटी, इसको हम ऐसा कहते थे। अब धीरे धीरे ये बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं साइड से 1837 ईस्वी के करीब करीब, जब मैं अभी मैं आपको ले गया था 1813 तक, 1823 में जनरल कमेटी बनी। आगे जाके 1837 ईस्वी के आसपास जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने पहली बार अशोक के अभिलेखों का, अशोक के जो शिलालेख था उसमें लिखी गई भाषा का विकूटन किया, डिसाइफर किया। यानी कि उन्होंने पहली बार बताया कि इस चीज़ में लिखा क्या पत्थरों में। अब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आने चाहिए, अशोक कौन है, शिलालेख अभिलेख क्या होता है, और ये विकूटन मतलब, विकूटन का मतलब उसको एक तरह से इनक्रिप्टेड जो था, जो आप समझ नहीं पा रहे जिस भाषा को, अगले ने उस भाषा को पढ़ लिया कि इसमें ये लिखा हुआ, पत्थरों में कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने बोला ये लिखा हुआ इसमें। तो इस तरीके से चीजें बढ़ी। अभी धीरे धीरे समझेंगे। अशोक अगर आपको नहीं समझ में आता, शायद आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा, फिर उनके एक शिष्य हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य का, शायद आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे ना, उनका नाम अशोक था। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना बहुत था। तो अब मैं जा रहा हूं पीछे की तरफ। तो ये वो सिलसिला था जब लोगों ने पढ़ना चालू किया। अब इन्होंने जानना ये चालू किया कि भारतीयों का इतिहास क्या कहीं मौजूद है, क्या हम उसे पढ़ सकते हैं, क्या अलग अलग तरीकों से कैसे कैसे इसमें काम हो सकते हैं, उसके बारे में सोचा जाने लगा। अब आते हैं भारतीयों के पृष्ठभूमि पर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या था। क्योंकि अंग्रेजों के पास तो हेरोडोट्स और प्लिनी और इस तरीके के अपने अपने इतिहासकार थे, यानी कि टीसीएस जैसे इतिहासकार उनके पास मौजूद थे, जो यूनान और रोम के इतिहासकार थे। मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों की, इस तरफ के यूरोप वगैरह के लोगों की। इनके इतिहासकार तो ऐसे थे जो कि क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिख रहे थे कि इतने सन में ये हुआ। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है भारतीयों की, कि भारतीयों के इतिहासकार के पिता कौन थे, भारतीय कैसा इतिहास लिखते थे, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपको छोटी सी एक दो बातें बता रहा हूँ। जो भारतीय इतिहासकार थे, सारी बातें लिखी हुई भी हैं, आप चिंता मत करना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बातें बताना जरूरी है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब भारतीय इतिहासकारों की आप थोड़ा सा ना मानसिकता को समझना कि उस समय के लोग सोचते कैसे थे। उस समय के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम बिल्कुल एक साइंटिफिकली चीज़ों को नाम नंबर कौन से सन में क्या हुआ इस तरीके से लिखें, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ इससे मतलब था कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवहारिक शिक्षा दे सकें अपने आने वाली पीढ़ी को, यानी अपने आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने के तरीके के बारे में बता सकें। उसके लिए हम कोई कहानियां भी चुन लेंगे। कहानियां सच्ची हो ये भी जरूरी नहीं है, कहानियां झूठी भी हो सकती है लेकिन सांकेतिक हो सकती हैं। ऐसी कहानियों का भी हम इस्तेमाल कर देंगे। पंचतंत्र की कहानियां या फिर वेताल पंचविंशत, जिसे हम वेताल 25 की कहानियां कहते हैं, इस तरह के कुछ एक उदाहरण है। तो इस तरीके से बोला गया था कि उनका कुल मिलाकर उद्देश्य था उस समय के इतिहासकार को, अगर कोई लिखता भी था उस समय, तो उनका उद्देश्य ये था कि हम कुछ कहानियां लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, नाटक लिखेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिल सके, उन व्यवहारिक शिक्षा मिल सके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, उनको पाने के लिए। एक तो इनका ये मानना था। अब इसी चीज को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने दूसरा है इसका भारतीय इतिहास के कालखंड, ये 2 हिस्सों में इसे बांटा है। अभी भारतीय इतिहास के कालखंड में आता हूं, लेकिन उससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरी बात जो इसमें मैंने आपको बतानी है वो ये कि प्राचीन भारतीय इतिहासकार जो थे वो राजनीतिक कम थे। उनका लिखने का तरीका पॉलिटिकल नहीं था। जैसे अगर हम अपने पुराने इतिहासकारों को देखें, जैसे अलबरूनी कभी अगर भारत में आया, या हेरोडोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, या मेगास्थनीज की हम बात कर रहे हैं, कुछ इतिहासकारों के मैं ऐसे हल्के हल्के नाम ले रहा हूँ। अबू रिहान की हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी नाम लिया था। सुलेमान की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के अलबरूनी की हम बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जो इतिहास को लिखा है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो उनका रहा है वो राजनीतिक था। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल था, यानी कि राजा के ही इर्द गिर्द था। राजा, राज्य, इसने किसको मारा, किसने किसको मारा, कौन सा युद्ध कब हुआ, बस
क्या आप नहीं समझते कि जिस समय युद्ध वगैरह हो रहे होंगे उस समय एक सामान्य जीवन भी होगा, सामान्य इंसान भी रहता होगा, उसकी भी अपनी एक दिनचर्या होगी, उसका भी एक जीवन होगा, उसका भी एक जीवन को देखने का एक नजरिया होगा। सिर्फ लड़ाइयों में ही चीज़ें थोड़ा ना सिमट गई होंगी, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता होगा। तो भारतीय इतिहासकार राजनीतिक कम थे, उनका ध्यान राजाओं पे इतना ज़्यादा नहीं रहता था कि कौन सा लड़ाई कौन सी कब हो रही। उनका ध्यान एक सामान्य जनता पर था और उसी के आधार पर वो अपने उपन्यास लिखते थे, उसी के आधार पर वो कहानियां लिखते थे। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जब लिखते हैं तो वो प्रेम कहानी लिखते हैं एक दो इंसानों की। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो शायद हमें प्राचीन भारतीय इतिहासकारों का एक दृष्टिकोण समझ में आया होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करते थे कि कैसे कर करके हम एक नैतिक शिक्षा दे सकें लोगों को। उसके लिए हम असली फैक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकेंगे तो करेंगे, और अगर हम कुछ कहानियां बनाएंगे जो कि सांकेतिक होगी तो भी हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह की विचारधारा प्राचीन भारतीय इतिहासकारों की थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे जाकर जब अभी खोजें हुई, जब पता चला पीछे जाकर, तो हमें पता चलता है एक से एक इतिहासकार भी भारत में हुए जिन्होंने उसी तरीके से, जिस तरीके से हेरोडोट्स को हम कहते हैं एक भारतीय इतिहासकार का पिता, सॉरी इतिहास का पिता, उसी तरीके से भारत में एक से बढ़कर एक लोग थे। हम शेक्सपियर को जब लोग जानते थे तो कालिदास को लोगों को पता ही नहीं था कि कालिदास नाम की कोई चीज़ रह चुकी है दुनिया में। अब हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, लेकिन उससे पहले भारतीय इतिहास के कालखंड को समझ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे इधर होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, भारतीय इतिहास के कालखंड को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये असल में सिर्फ भारतीय इतिहास का कालखंड नहीं है। मोटा मोटा किस तरह से मानव सभ्यता विकसित हुई उसके आधार पर कालखंड को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक हमारे पास जो पहला कालखंड है उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है, इसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि समझना, बहुत सिंपल चीज़ें, नाम दे रखे हैं आप, देखो नाम याद रखना, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट या उसके पीछे की जो विचारधारा चल रही है उसको समझने की कोशिश करो। नाम धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएंगे, रिवीजन करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने लिखे हुए सारी चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ, फिर लिखा हुआ दिखा दूंगा। प्राग ऐतिहासिक काल वो समय रहा स्टूडेंट्स जिस समय मानव जो था सभ्य नहीं था उस लिहाज से, जैसे पाषाण काल टाइप की, जो स्टोन एज का टाइम था, यानी ऐसा टाइम जब इंसान आदि मानव की जैसी दशा में रहता था, यानी कि इंसान आग लगा रहा सीख रहा था, पत्थरों के गुफाओं के अंदर रहता था, सभ्यता नहीं थी उसमें। इस तरह का जब मानव था, उस समय के मानव के बारे में पढ़ना या उस समय के इतिहास को पढ़ना, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री यानी हिस्टोरिक टाइम से पहले का टाइम। इस समय के बारे में हमें कैसे पता चला फिर कि ऐसा समय भी होता था? हमें पुरातात्विक अवशेष मिले, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां पर देखने को मिले। कैसे, क्या होते होंगे ये? हमें कुछ हड्डियां मिली उस समय की, हमें कुछ खोपड़ियां मिली उस समय की, इंसान की खोपड़ियां कहीं पर मिली हुई, किसी खोपड़ी के अंदर पत्थर घुसा हुआ था तो हमें समझ में आया कि इसमें इसकी हत्या हुई है, किसी ने पत्थर मार के इसकी हत्या की है इसकी खोपड़ी में। इस तरह की चीजें मिली। हमें मिट्टी के बर्तन मिले, और क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है कि कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग, इनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि आयु क्या रहेगी उस समय की। तो हम पता लगा लेते हैं कि इतना पुराना बर्तन है तो अच्छा इस समय भी था। और मिट्टी का एक घड़ा अपने आप तो बन नहीं सकता, उसे बनाया गया होगा तो इंसान था, इस तरीके से हम लगभग आइडिया लगाते हैं। तो ये था आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी पुरातात्विक अवशेष जिनके आधार पर हम इतिहास की गणना कर पा रहे हैं। ये काफी पुराने समय की बात है, 10 हजार साल पुरानी, 15,000 उस समय की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे तरीके भी होते हैं जिनसे हम इतिहास को गढ़ सकते हैं दोबारा से? जी होते हैं। एक साहित्यिक अवशेष होते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस हम इन्हें कहते हैं। तो साहित्यिक अवशेष की जब आप बात कर रहे हो या साहित्यिक आप जब सबूतों की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ लिखा किसी ने और उस लिखे हुए को आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में 2 चीजें में से एक चीज गायब है। हमें साहित्यिक चीजें, कोई स्रोत कोई नहीं मिल पाएगा, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज मिल पा रही है उसका नाम है पुरातात्विक अवशेष। इस चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंड है। मैंने आपके साथ प्रागैतिहासिक को डिस्कस किया जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन मिले, हड्डियां मिली, कुछ इस तरह के उनके औजार मिले, पत्थरों के कुछ उन्होंने अलग अलग तरीके के डिजाइन के हथियार बना रखे थे, वो मिले। उससे हमें एक आइडिया लगा कि उस समय इंसान वगैरह हुआ करता था, कैसा जीवन जीता था, इनके इस अवशेषों से एक आइडिया मिला। अभी दूसरा आ रहा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल एक तरह का ट्रांजिशन है, एक तरह का संक्रमण है। किसके बीच में? 2 चीजों के बीच में। इस तरफ जो प्रागैतिहासिक लिखा हुआ है और इस तरफ जो ऐतिहासिक लिखा हुआ है, इनके बीच का एक ट्रांजिशन है। मतलब क्या? मतलब यह कि आद्य ऐतिहासिक काल के जो लोग थे उस समय भी हमें कुछ उनके पुरातात्विक अवशेष मिले,
यानी कुछ हड्डियाँ वगैरह उनकी भी मिली हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह उनके भी मिले हैं, और भी उनके मनके वगैरह मिले हैं। मतलब जो आज के डेट में सिक्के कॉइन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मोहरे मनके इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। कुछ उन लोगों के हमें इवन कुछ घर वगैरह मिले हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, स्नानागार जैसी कुछ चीज़ें मिली हैं अगर हमें। तो इस तरह के लोग आदि ऐतिहासिक काल थे। कैसे कैटेगराइज करेंगे हम इन्हें, कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं हम इन्हें कि आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे? हमें इसका आइडिया इससे पता लग पा रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे क्योंकि इनके पास एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, और दूसरा इन लोगों के पास लिटरेरी स्रोत भी हैं, यानी साहित्यिक स्रोत भी इनके पास मौजूद है। यानी इनके ज़माने की लिखी हुई चीज़ें हमें मिली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे पढ़ना नहीं जानते, हमें नहीं समझ में आती उनकी लैंग्वेज की क्या लिखा हुआ उन्होंने। तो लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए वो ना के बराबर है एक तरह से। लेकिन है, इसका मतलब इतना तो तय हो गया, हम नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन इतना तो समझ पाए कि वो लिख पाते थे। तो इसीलिए कम से कम ये प्रागैतिहासिक तो नहीं है, क्योंकि उस समय के लोग तो अनपढ़ थे, जानते नहीं थे पढ़ाई क्या होती है। लेकिन इस समय के लोग जानते हैं पढ़ाई क्या होती है, लिखना भी जानते थे, उन्होंने लिखा भी है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जैसे हड़प्पा काल की जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं समझ में आती, उनकी जो भाषा है, तो इसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सभ्य मान्य होता है, तो दोनों चीज़ें हुई है। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले और हमें ये भी मिले, क्या पता आने वाले भविष्य में कोई इसे पढ़ना जान ले कि क्या इन्होंने लिखा था, तो फिर ये अगली कैटेगरी में आ जाएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसे हम मुख्य रूप से इतिहास के रूप में जान रहे हैं, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि इस समय का मानव सभ्य हो चुका है, इस समय का मानव लिखता पढ़ता है, और सौभाग्य से जो वो लिखता पढ़ता है वो हमें भी समझ में आता है। यानी उन्होंने जो आज से 2500 साल पहले लिखा वो हमें समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने संस्कृत लिखी, उन्होंने प्राकृत भाषा को लिखा, उन्होंने ब्राह्मी में, अरेमाइक में, ग्रीक में अपनी जो लिपि होती है उसमें अपनी चीज़ों को लिखा, तो हमें समझ में आने लग गई थोड़ी थोड़ी सी। तो इस तरह की जो चीज़ें ऐतिहासिक काल है, तो 3 हिस्से आपको शायद समझ में आ चुके होंगे कि एक हमारे पास प्राग ऐतिहासिक है, एक आद्य ऐतिहासिक है, एक ऐतिहासिक है। यानी एक प्रोटो हिस्टोरिक है, एक हमारे पास एक प्री हिस्टोरिक है, एक प्रोटो हिस्टोरिक है, और एक हमारे पास हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम एक एक करके अब चीज़ों को पढ़ने चालू करेंगे। आज के डिस्कशन में हम कोई चैप्टर को नहीं पढ़ रहे, स्पेशली हम पूरे इतिहास को एक तरह से कंप्रेस्ड मैनर में उसकी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं आज के दिन। ठीक है, आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या था, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हड़प्पा में क्या हुआ, पाषाण काल में क्या हुआ, जब इंसान के पास गुफाओं में रहता था उस समय क्या होता था, वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इधर को जाता हूँ, अरे आई एम सॉरी, आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना, तो मुझे यहाँ होना चाहिए था ना यार, तभी तो आपको दिखेगा लिखा हुआ। और ये PDF आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप होगा एक तो, और ज़्यादा प्रेफरेबल है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वो व्हाट्सएप इसलिए रखा है कि कई बार कोई नहीं होता इसलिए। चलिए ठीक, अभी हम नेक्स्ट चीज को डिस्कस कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। हम सिर्फ आज के चैप्टर में ये समझ लें कि ये पढ़ना सीख रहे हैं कि हम इतिहास को समझ कैसे पा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम मान ले रहे हैं ऐसा होता था, हमारे पास कुछ एविडेंस है, उनके आधार पर हम ऐसा कह पा रहे हैं। तो ये होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारे पास एक चीज है पुरातात्विक स्रोत, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया हड्डियां वगैरह, लेकिन ऐसा ही हड्डियां ही सिर्फ एक काम की चीज नहीं है जिससे हमें आइडिया लगता है, बहुत सारी और भी चीजें क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये देख, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कि मैं सही आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ सही सर, मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं स्क्रीन के जा रहा हूँ क्या, नहीं जा रहा। तो एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हमारे पास है साहित्यिक स्रोत। तो मैंने आपको बोला एक पुरातात्विक स्रोत है और एक हमारे पास कौन सा है, साहित्यिक स्रोत है, जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभिलेख। अभिलेख जिसे हम एडिक्ट्स कहते हैं। अभिलेख क्या होते हैं सर? अभिलेख ये होते हैं कि सोचिए कि आपके पास आपको कुछ चीज़ लिखनी है, आपको लिखने के लिए क्या चाहिए? आज की डेट में कागज़ मिल जाता है, लेकिन सोचो कागज़ ही नहीं है आपके रूम में, क्या करोगे आप? कहाँ लिखोगे? कैसे लिखोगे आप? तो फिर हमें लिखना ही है, ज़बरदस्ती लिखना, हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी लिखेंगे। कोयला पड़ा होगा, कोयले से लिखेंगे, पेन नहीं होगी तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम पत्थर में लिखेंगे। ऐसा ही लोगों ने उस समय किया। अगर पत्थर भी नहीं है तो उन्होंने पत्ते वगैरह में लिखना चालू किया। तो ताड़ के पेड़ होते हैं, ताड़ के पेड़ के पत्ते लाए, उसमें लिखना चालू किया, ताड़पत्र इन्हें कहा। पत्थरों में लिख दिया किसी ने, किसी की हैसियत ज़्यादा थी किसी के पास, क्योंकि पत्थर में लिखना है तो कोई अच्छा टाइप का आपको औजार चाहिए लिखने के लिए ना, तो पत्थरों पे लिखना है, बिल्कुल पत्थर पे इसलिए लिखना है ताकि कभी मिटे ही ना। पत्थर पे लकीर खींच दी मैंने, मिटेगी नहीं कभी। तो इस तरह के, तो राजा महाराजा टाइप के लोग पत्थरों पे लिख देते थे कि हमारी छाप आगे तक रहे, अपने वंश का नाम, अपना नाम, अपने दादा परदादाओं का नाम, ताकि आगे तक टिका रहे। आज भी आप देखते होंगे कभी कोई दान करता है तो सप्रेम भेंट में पत्थरों पे लिखवा के रख देते हैं ताकि आगे तक लंबे समय तक रहे, जिसकी जितनी हैसियत होती है। कोई पंखों पे लिखवा के रखता है, कोई मतलब अपने अपने हिसाब से लोग लिखते हैं। कुछ लोग बेचारे स्कूल में क्लास में टीचर में बैठे हुए बेंच में लिख देते हैं अपने, तो ये बेचारे अपने शिलालेख बना रहे होते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब है हमारे पास एक अभिलेख जैसी कुछ चीज़ होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि अभिलेख के बारे में थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी पहले ऊपर से बात करता हूँ। अभिलेख है, उसके अलावा हमारे पास कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, क्योंकि उस समय के लोग भी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा तो उन लोगों ने भी व्यापार करना चालू किया, सिक्के का इस्तेमाल करना चालू किया। उससे पहले मुहरों का इस्तेमाल करते थे, मनकों का इस्तेमाल करते थे, जो इतना कॉस्टली टाइप का नहीं होता था सोना चांदी, बस एक होता था, बस एक सिंबॉलिक फॉर्म में। लेकिन फिर समय के साथ साथ सोने के कॉइन्स चले, चांदी के कॉइन्स चले, तांबे के कॉइन्स चले, जीतल चले, टंका चला, बहुत कुछ चला। तो सिक्कों से भी हमें आइडिया लगता है कि उस समय की क्या स्थिति वगैरह रही होगी। उसके अलावा कॉइन्स से, है ना, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसकी ब्रांच को, जहाँ पर हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, सिक्कों के अध्ययन को। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई मूर्ति कला जैसी भी चीज़ें, स्कल्पचर्स होते हैं, मतलब मूर्ति कला, मूर्तियों को बनाया लोगों ने। हमने देखा अलग अलग तरह की शैलियाँ लोगों के पास आई, गांधार शैली आई, इंडो बैक्टीरियन शैली आई, अलग अलग तरह की शैलियाँ लोगों के पास आई। तो हमें आइडिया लगा कि हम मूर्तियाँ बना, अच्छा मूर्तियों को पढ़कर भी हम थोड़ा हिस्ट्री को समझ सकते हैं, मूर्तियों के पे रिसर्च करके, तो हमने वो भी किया। चित्रकारी को देखकर भी हमें आइडिया लगा कि यार डिफरेंट तरह की चित्रकारी होती है ना। इस तरह की चित्रकारी को अगर हमें मुरैल पेंटिंग करनी है, वो हमने समझा। हमें मिनिएचर पेंटिंग है, उसको देखकर हमने समझा, अभी आगे पे आएंगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरह की पेंटिंग्स को देखकर भी हमने एक आइडिया लगाया कि किस किस तरह की चित्रकारी लोग करते थे, क्या वो सोचते थे, वो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन उसका आया। इस तरह से हमने कुछ देखे, मंदिरों को देखा हमने, भवन निर्माण की शैलियाँ देखी हमने, आर्किटेक्चर जो उनका था उस समय का, हमने मंदिरों को देखा। आज से 1,000 साल पुराने मंदिर जो बने हुए उनको हमने देखा, तो हमें समझ में आया क्या नक्काशी उन्होंने मंदिरों में की है। वो मंदिरों के टाइप को हमने कैटेगराइज किया कि साउथ में इस तरह के स्पेशल मंदिर बनते थे, उन्हें कुछ एक नाम दिया जाता था। नॉर्थ इंडिया की तरफ एक स्पेशल तरह के मंदिर बनते थे, कुछ एक अलग नाम दिया जाता था। मिडिल इंडिया में कुछ अलग तरह के मंदिर बनते थे, कुछ उन्हें अलग नाम दिया गया। यह हम पढ़ेंगे। तो हमें ना याद नहीं करना, आप मेरी बातों को सिर्फ कहानी के तौर पे सुनना। जितना मैं बोल रहा हूँ सब नहीं लिखना होता है आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा होता हूँ, मैं कनेक्शन बैठाने के लिए बोल रहा होता हूँ। जो आपको याद करना है वो सब लिखा है इसमें, और इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। उतना ही आप याद करना, मेमोराइज करना, बार बार प्रैक्टिस में लाना। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बताने लग जाऊंगा तो ये तार नहीं जुड़ पाएंगे जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए पुरातात्विक स्रोतों में जब मैं बात करता हूँ तो जो मैंने नाम लिए, अभिलेख है, सिक्के हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, भवन निर्माण जैसी चीज़ें, इन चीज़ों से हमें आइडिया लगता है उस समय के इतिहास के बारे में। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में हम कैसे, तो साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी जो हमें नॉलेज मिला, जो लिटरेरी सोर्सेज हमारे हाथ में आए, वो कहाँ से आए। तो सर लिटरेरी सोर्सेज हमारे हाथ में आ रहे हैं दो तरह से। एक तो कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखा, बहुत कुछ लिखा। बाद में हमें पता चला, जब खोजे में तो पता चला कि भारतीय इतिहासकार तो पता नहीं भयंकर तरीके के लोग थे, मतलब बहुत कुछ लिख गए थे तो उस समय में। आज से, अभी बताता हूँ आगे जाके, आज से 2,500 साल पहले क्या क्या लिख के चले गए जो आज तक लोग नहीं समझ पा रहे। व्याकरण जैसी चीज़ें जिस पे लोग पीएचडी करते हैं, और इतना लॉजिकल चीज़ों को लिखा कि आज भी प्रासंगिक है। ऐसी चीज़ें लिख के गए उस समय के लोग। ऐसी कोई कहानियाँ लिख के नहीं गई कि खाली कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी, ऐसा नहीं लिख के गए। बहुत कुछ अच्छा लिख के गए, लॉजिकल लिख के गए। अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में एक तो भारतीय इतिहासकारों की एक अलग कैटेगरी है, उनका एक अलग कल्ट है अपना पूरा। इस तरफ हमारे पास विदेशों से लोग आए थे, क्योंकि भारत में इस तरह की कुछ सांस्कृतिक चीज़ें बनी। महात्मा बुद्ध जैसे लोग आए जिन्होंने अपना एक धार्मिक शिक्षा देने का काम किया। उनसे प्रभावित होकर चाइना से लोग निकल के आए, कहीं से अरब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह से एशिया के लोग यहाँ पर आए। तो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर वो लोग वापस जा रहे हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि व्लॉगर्स होते हैं, फॉरेनर वाले व्लॉगर आते हैं ना, कि चाय पी रहे, कुछ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग जाकर के अपने देश में उसका वीडियो बना देते हैं आज की डेट में, तो व्लॉगिंग। अब वहाँ जैसे जाके बताना है कि मैं इंडिया घूम के आया, अगर बोलेंगे कि मैं इंडिया घूम के आया तो वहाँ वाले लोग बोलेंगे चल झूठा, तो वो मानेंगे नहीं उसकी बात को। तो उन्होंने लिख करके एविडेंसेस वगैरह इस तरह के काम करते थे वो लोग, ताकि अपने वहाँ पर अपने नोट्स वगैरह बना कर ले जाते थे यहाँ से जो उन्होंने सीखा। तो उनके यात्रा वृत्तांत थे वो, एक तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन था जो उन्होंने विवरण यहाँ से ले जाकर दिया था। तो इसीलिए साहित्यिक स्रोत को दो कैटेगरी में हम बांट पा रहे हैं। एक सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास कौन सी वाली है, भारतीय साहित्य की, और दूसरी है विदेशी साहित्य की। मुझे इधर हो जाना चाहिए। एक भारतीय साहित्य की कैटेगरी और दूसरी है विदेशी साहित्य की कैटेगरी। भारतीय साहित्य को हम 3 हिस्सों में लगभग बांट सकते हैं समझने की दृष्टि से। सबसे पहला टाइप इसका होगा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के विषय में बातचीत की जा रही है, एक ये हो गया। दूसरा गैर धार्मिक, जिसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है ये। जैसे आपको कुछ अर्थशास्त्र जैसे लिखा आचार्य चाणक्य ने, ये एक धार्मिक साहित्य है। इसी तरीके से विल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देवचरित लिखा, या फिर राजाओं के बारे में कुछ लिखा। इस तरह की जो चीज़, समरादित्य कथा, एक कथा लिखी किसी ने, ये कुवलय माला एक कहानी लिखी, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास ने लिखा, भी आगे बताऊंगा मैं।
इस तरह की चीज़ें जिसमें कहानियाँ हैं, इस टाइप की चीज़ें, उपन्यास है, नाटक है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी ऐसा कह सकते हैं, एक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी ऐसा कह सकते हैं, तो वो हमारी गैर धार्मिक साहित्य में आ जाएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष। एक तीसरा साहित्य हम संगम साहित्य, एक अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। संगम साहित्य यानी साउथ के दक्कन के पार्ट में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ जो साहित्य लिखा गया, शिलप्पाधिकारकम लिखा गया, तुरुकुल लिखा गया, मणिमैकली लिखा गया, इस तरह की जो चीज़ें थी वो हम संगम साहित्य की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ये मैं बोल इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं तो आपको चीज़ें क्लियर हो सके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास इसमें धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष, संगम की आपको कैटेगरी समझ में आ रही है। तो ये टाइप हो गए आपके उसके भारतीय साहित्य के। अभी जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो इसको हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि धर्म कौन से धर्म है, धर्म में जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं उसमें एक तो हमारे पास सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को हम देखेंगे। ब्राह्मण धर्म, सनातन वाला धर्म जिसे हम कह रहे हैं, यानी ब्राह्मण धर्म जिसमें वेद होंगे, उपवेद होंगे, वेद होंगे, ब्राह्मण संहिताएं होंगी, अरण्यक होंगे, उपवेद होंगे, उपनिषद होंगे, वेदांग होंगे, महाकाव्य होंगे, स्मृतियाँ होंगी, पुराण होंगे, इस तरह से 6 दर्शन होंगे, 6 दर्शन होंगे, 10 कैटेगरीज हैं पूरी की पूरी ब्राह्मण साहित्य की। उन 10 कैटेगरीज और उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज पे कैटेगरीज, इस तरह की चीज़ें। तो वो धार्मिक साहित्य में एक तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ आएंगे जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। ब्राह्मण को किसी एक अलग एक जाति से संबंधित नहीं करना चाहिए हमें, ब्राह्मण एक पूरा का पूरा एक वो था। उसके बाद ब्राह्मण के बाद हमारा दूसरा आ रहे हैं बुद्ध। बुद्ध के संबंध में जो बुद्ध का जो साहित्य है, बुद्ध के जाने के बाद, क्योंकि उनके जीते जी उन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा गौतम बुद्ध ने, लेकिन उनके अनुयायी जो थे उन्होंने उनके शिक्षाओं को एक लिखने की कोशिश करी और उसको साहित्य की उसमें लाने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध के बारे में ही लिखा, जो बौद्ध लोग थे उन्होंने उस समय के तत्कालीन राजाओं के बारे में लिखा, जैसे दिव्यावदान है हमारे पास कुछ इस तरह का, बुद्ध चरित है हमारे पास, इस तरह की कुछ चीज़ें। और अभी हम देखेंगे आगे जाके हमारे पास धम्म पद है, इस तरह की अलग अलग चीज़ें हमारे पास है। सुत्त पीटक है, धम्म पीटक है, अभिनव पीटक है, अभिनय पीटक है, इस तरह की चीज़ें ये बौद्धिक साहित्य की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में बातचीत हो रही है। अब जो लिखने वाला है वो आसपास की ऐसी चीज़ें लिख दे रहा है जो वो नहीं समझता कि आगे आने वाले टाइम में लोग इससे आइडिया लेंगे, और लोग लिए लोगों ने आइडिया, इतिहासकारों ने उससे काफ़ी कुछ आइडिया ले लिया। जैनों का भी अपना एक साहित्य था, परिशिष्ट पर्वन जैसे हेमचंद्र ने लिखा, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन्होंने भी लिखा, तो जैनों ने भी लिखा, बौद्धों ने भी लिखा और ब्राह्मणों ने भी लिखा। तो इस तरीके से धार्मिक साहित्य को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कैटेगरीज आपके सामने मैंने लिख दी। अभी पहले ब्राह्मण कैटेगरी को पढ़ते हैं कि ब्राह्मण में क्या क्या साहित्य था, हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बौद्ध जैन को पढ़ेंगे, फिर थोड़ा धर्मनिरपेक्ष वाले को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा संगम साहित्य को पढ़ेंगे। एक हल्का हल्का ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं और खत्म हो जाएगा इतने में हमारा सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही करके हमें जो ऊपर अभिलेख, सिक्के वगैरह, इनके बारे में भी हल्का हल्का नॉलेज लेके चलना है। आज का टॉपिक प्लीज़ ध्यान रखें, हम सिर्फ भारतीय इतिहास के स्रोत पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कल को आप मेरे से ये ना पूछो कि आपको सपना आया था क्या, ये चीज़ें हुई थी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सपना मुझे नहीं आया, ना ही किसी को आया। ये लोगों ने इस तरह से अलग अलग सोर्सेज से चीज़ों को निकाल के अपने नज़र में एक इतिहास को गढ़ा है। उन्होंने अलग अलग जो पॉइंट्स मिले उन डॉट्स को कनेक्ट करके एक इतिहास बनाया उन लोगों ने। अब जब मैं ब्राह्मण साहित्य की बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास आ रहा है ये सब चीज़ें, वेद, ब्राह्मण संहिता या ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आते हैं हमारे पास, उसके बाद वेदांग आ रहे हैं हमारे पास, उसके बाद 6 दर्शन हमारे पास आ रहे हैं, उपवेद हमारे पास मौजूद हैं, महाकाव्य हमारे पास मौजूद हैं, स्मृतियाँ हैं हमारे पास, पुराण है हमारे पास। इनको थोड़ा सा एक बार इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी ले लेते हैं, इन जितने चीज़ों को मैंने नाम यहाँ पर लिखे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में इन चीज़ों को ले लेता हूँ। आपको देख रहे होंगे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक और उपनिषद। देखिए वेद के बारे में शायद हम जानते होंगे कि 4 तरह के वेद भारत में पाए गए जो बने थे। अच्छा, वेदों की गणना के बारे में कैसे आइडिया लगा मैं पहले बता देता हूँ कैसा। जैसे वेद है ना, तो वेद में हमारे पास, जब मैं वेदों की बात कर रहा हूँ तो वेद को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। 4 हिस्सों में हमने बोला एक है ऋग्वेद, हमने बोला एक है यजुर्वेद जो हमें पढ़ने को मिला, एक हमें सामवेद पढ़ने को मिला और एक हमें अथर्ववेद पढ़ने को मिला। इन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कशन करना है जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे होंगे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू के पर्पज से दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट हल्का हल्का डेवलप हो उसलिए दे रहा हूँ। ये चीज़ें आज की ऐसी नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आज। जब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में जो हमें पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है, अभी मैंने आपसे पीछे अभिलेख वगैरह के बारे में डिस्कशन वगैरह किया था, अभी आगे करूँगा मेन टॉपिक, लेकिन हल्का सा एक रेफरेंस दे रहा हूँ। 1400 ईसा पूर्व, जैसे अभी क्या चल रहा है 2024-25 चल रहा है, अगर तो इससे 2024 साल पहले जाओगे तो 0 आ जाएगा ना, उस 0 से 1400 साल पीछे और जाना तो मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है बुगासकोई।
यानी कि ये जगह पड़ती है टर्की के करीब, अनातोलिया। तो बुगास जो बुगास कोई है जो जगह है वहाँ पर एक अभिलेख मिले, वहाँ पर पहली बार सबसे पुराना अभिलेख वही मिला। अभिलेख यानी पत्थर वत्थर पे लिखी हुई कुछ चीज़ें मिली। उस चीज़ों में हमें एक बात मिली और उस चीज़ में लिखा हुआ था इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, ये वैदिक देवता हैं जिनका वेदों में जिक्र किया गया। इन देवताओं का नाम वहाँ पर लिखा हुआ में देखने को मिला, यानी इनके बारे में कुछ कस्में वगैरह, सौगंध वगैरह इनकी खाई जा रही है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो हमें समझ में आया कि ऋग्वैदिक काल कम से कम उतना पुराना तो है। तो इसीलिए इसको कैटेगराइज अगर हम करते हैं, जैसे ऋग्वेद को स्पेशली अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। आप समझ पा रहे होंगे मैं पीछे को क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि जीरो से, जैसे अगर 2024 से पीछे जाओगे तो जीरो आएगा ना 2024 साल पहले, उससे भी अगर आप 1500 साल पहले और जाओगे तो 1500 ईसा पूर्व आएगा। अगर 1000 साल पहले जा रहे हो तो 1000 ईसा पूर्व आ रहा होता। समझ रहे हो? तो इस समय लगभग हम समझ रहे हैं ऋग्वेद उस समय का। अभी ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या है, वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि मैं नहीं हूं, 1028 सूक्त इसमें दिए गए। सूक्त मतलब कि जो मंत्र दृष्टा है, जो ऋषि है जिसने ये चीजों को लिखा है, उसने 1028 बातें बोली है, मतलब पूरा स्टेटमेंट है उनका, कंप्लीट स्टेटमेंट है। इस तरीके से 1028 सूक्त हैं इनके। 10 मंडल ऐसे चैप्टर्स टाइप के होते हैं, ऐसे 10 मंडल हैं इसमें, जिसमें पहला और आखिरी मंडल जो है वो बाद में ऐड किए गए, ऐसा बोला जाता है। मतलब ऐसा समझा गया पूरे स्टडी के बाद, ऐसा बोला जाता है, किसी ने बोला हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। तो 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्त हैं इसमें। ऋग्वेद की मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी, बस इतना ही मेरे ख्याल से बोलना सही रहेगा। सबसे ज़्यादा इंद्र के संबंध में, मतलब देवता इंद्र के संबंध में इसमें ज़्यादा श्लोक वगैरह उनकी स्तुति ज़्यादा की गई है। ये ऋग्वेद की बात हो गई। अभी यजुर्वेद जो है इसको कैटेगराइज किया जाता है 2 कैटेगरीज में, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद इसे कहा जाता है। अभी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में भी ऐसे ही कर जैसे ऋग्वेद में मंत्र वगैरह ऐसे ही है, और अलग देवताओं के लिए अलग अलग देवताओं के लिए है, स्तुतियां की गई हैं। तो ये यजुर्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद जो है ये मुख्य रूप से काम करता है स्तोत्र के लिए। इसमें मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, देवताओं की स्तुति की गई है, यानी देवताओं को के बारे में मतलब तारीफें की जा रही है, देवताओं को खुश किया जा रहा है। तो ऋग्वेद मंत्रों के बारे में आप ऐसा लिख सकते हो। यजुर्वेद किसके बारे में ज्यादा फोकस करता है? कर्म कांडों पर ज्यादा फोकस करता है। कर्म कांडों पर ज्यादा फोकस करता है। अभी कर्म कांडों का मतलब क्या होता है? जैसे हवन करना, 16 संस्कार, इस तरह की जो चीजें होती है कि हवन करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें जो होती है वो कर्म कांड हो गए। यानी कर्मकांड आप समझते हो ना, जो प्रैक्टिसेस की जाती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो की जाती है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, उन्हें हम कर्मकांड कह रहे हैं। तो वो यजुर्वेद में आती है। यजुर्वेद मैंने बोला 2 कैटेगरीज में हम रख सकते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक इसमें कृष्ण यजुर्वेद हम कहते हैं। अभी आता है अगला सामवेद। सामवेद को अगर हम बोलें कि इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है या क्या चीज़ इसमें मुख्य रूप से रखी गई थी, इसमें ना सामवेद में मोटे मोटे तौर पे गायन शैली जो होती है ना, लोग गाना गाते हैं, जैसे आजकल का जो क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो शास्त्रीय संगीत है, उस तरह के शास्त्रीय संगीत की जो प्रेरणा मिली है वो सामवेद से हमें मिली है। तो ये गायन के लिए बेसिकली फेमस है, यानी सामवेद में गायन की विधाएं और उसके बारे में ज़्यादातर जिक्र किया गया है। और अथर्ववेद जो है इसमें जादू, टोना, टोटका, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी थोड़े चमत्कारी टाइप की चीज़ें, उनका डिस्कशन क्या था अथर्ववेद में। ये चौथा वेद है और हर वेद में अपने अपने सूक्त हैं। तो इस तरीके से वेद को हमने हल्का सा समझा, अभी हल्का सा ही समझा हमने। मैं कोई वेदज्ञ नहीं होने वाले हम यहाँ पर, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी पढ़ाई के लिए। वेदज्ञ किसे कहते हैं? जो वेद का ज्ञाता हो जाता है, जिसने वेद पूरे पढ़ रखे, जो वेदों की स्टडी कर रहा है अभी, उसे ऋत्विज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज उसे कहते हैं जो कि वेदों को पढ़ रहा है। जैसे आपने ठान ली कि यार मैंने ना सारे वेद पढ़ने हैं आज के दिन, तो मैं चारों के चारों वेदों को पढ़ के वेदज्ञ होने वाला हूँ। तो वेदज्ञ एक रिजल्ट है जब आप वेदों को जान गए। लेकिन जब आप वेदों को पढ़ना चालू कर रहे हो, वेदों के आप जब स्टूडेंट हो, तो उस समय आपको ऋत्विज कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये। अभी तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं सर? तो वेदों के बाद अगला नंबर ब्राह्मण। असल में वेदों के बाद नंबर नहीं है ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ कोई अलग चीज नहीं होती। वेद को ही 2 कैटेगरी में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज तो हमने बना दी कि 4 अलग अलग बारे में, विषयों में बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब में कॉमन बात है कि कोई भी वेद जब लिखा जा रहा है तो उसको 2 तरीके से लिखा जा रहा है। जैसे एक उसका सूक्त लिखा जा रहा है, श्लोक लिखा जा रहा है, दूसरा उसकी व्याख्या की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? लिखने वाले ने 2 लाइन में लिख दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा लिख दिया, एक पंक्ति है सिर्फ। अब इसको पूरा इलेबोरेट कर रहा है, समझाना है, रेफरेंसेस देने, एग्जाम्पल देने। तो ये काम ब्राह्मण ग्रंथ कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या कर रहे हैं? जो संहिताएं हैं उन्हें संहिताएं कहा जाता है। तो इसीलिए वेद को हम कैटेगराइज कर पा रहे हैं इस तरीके से कि वेद में 2 हिस्से हैं, एक तो उसमें संहिता है और एक उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिता यानी कि जिसमें सूक्त हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि जिसमें व्याख्याएं हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ उन चीजों की व्याख्या कर देने, एक्सप्लेन कर रहे हैं
तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। ब्राह्मण ग्रंथ, जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो जैसे जब हम बोलते हैं ऋग्वेद, जब हम बोल रहे हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से संबंधित एक्सप्लेनेशन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? एक आध है हमारे पास, एक है, एक यानी ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, एक, इसलिए मैंने ऐसे करके याद रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐत्रेय ब्राह्मण एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी तरीके से दूसरा इसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण। एक मिनट, कौशितकी ब्राह्मण, ये कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर आता है जैसे यजुर्वेद का, यजुर्वेद से संबंधित कोई है तो हाँ जी यजुर्वेद से संबंधित भी है। अगर हम कहें कि एक शुक्ल पक्ष से शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल पक्ष कह रहा हूं मैं, और एक कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अभी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, आपने कभी शायद नाम सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण। अब देखिए मैं मुझे पता है कि मैंने कोई वेद नहीं पढ़े हुए, पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने वेद, भले ही मैं स्टाइल ऐसे मार रहा हूँ, मैंने सारे पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़े वेद, ये मेरा दुर्भाग्य है शायद। और लेकिन अभी जैसे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम मेरी एक कोशिश है, मैं सूर्य को दिया दिखाने के समान मेरी कोशिश है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस चीज़ से हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार अगर हमारा रुख मुड़ सके इस तरफ कम से कम, कि यार ऐसी क्या चीज़ें लिखी गई थी उस समय, एक बार हम अगर रिसर्च करें तो रिसर्च के लेवल पे चीज़ें आज भी मौजूद हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ये एग्जाम में भी पूछा, जब कह रहा हूँ एग्जाम तो बड़ी छोटी सी बातें लगती है, फिर लगता है क्या यार एग्जाम पे आ गया, बड़ी असंकीर्ण मानसिकता हो गई आपकी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो शतपथ ब्राह्मण है, मतलब कहने का मतलब एग्जाम में आता है। शतपथ ब्राह्मण किससे है? तो शुक्ल ऐसे करके। अभी कृष्ण पक्ष से संबंधित जैसे तैत्तरीय ब्राह्मण है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास सामवेद आता है। अभी जैसे सामवेद का हमने जिक्र किया कि जब सामवेद आता है तो सामवेद के भी अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत सारे हैं। जैसे पंचविश ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण है। विंश मतलब क्या होता है? 20 को संस्कृत में विंश कहते हैं, विंसति। जैसे 20 कहना है तो विंसति, एकोन विंसति, ऐसे करके आप कहना चाह रहे हो, तो आप कहना चाह रहे हो, किसको कहना चाह रहे हो आप मुझे बताना। तो एक हो गया हमारे पास सामवेद। सामवेद यानी कि जिसमें मैंने कहा गायन वगैरह का जिक्र है, इसमें आपके पास पंचविश ब्राह्मण या षड्विश ब्राह्मण, इस तरीके के ब्राह्मण हैं। और जो थोड़ा फेमस टाइप का वो है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनी असल में एक ऋषि का नाम है जो बादरायण के शिष्य हुआ करते थे, उत्तर मीमांसा इन्होंने दिया, अभी मैं आगे बताऊंगा। जैमिनीय ब्राह्मण ये इससे संबंधित है, ठीक है। सामवेद हो गया। अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है जितना मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे और भी ब्राह्मण हो सकते हैं इनसे संबंधित, और भी ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं। अब जैसे अथर्ववेद की मैं जब बात करता हूँ तो अथर्ववेद में जो बहुत फेमस है वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ये बड़ा फेमस है अपने आप में। तो ये चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सही रहती हैं, लेकिन अगर हम जब थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी ना तो हमें समझ लेना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है क्या? प्लीज़ एक बार बता भी दिया करो नीचे पे कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और मैंने देखो, मैंने इससे पहले ना लेक्चर्स बनाए थे जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के, तो मैंने उसमें महसूस किया कि जो मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया, मतलब स्टूडेंट्स को समझ में आया, उन्हें अच्छा लगा वो। तो अब मैं उसमें थोड़ा डर के पढ़ा रहा था। क्यों डर के? क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है टाइम का चक्कर 10-15 में, लेकिन मुझे अब तो समझ में आ गया कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट, और वो लोग कम से कम डिटेलिंग पे भरोसा रखते होंगे, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज यही सब चीज़ें 30 क्लास का बच्चा भी तो पढ़ता है, फ़र्क क्या है फिर, है ना। हम डिटेलिंग पे जाएंगे, हम खुल के जाएंगे, आराम से, बहुत आराम से पढ़ेंगे चीज़ों को, जितना हमें समझने की कोशिश करेंगे। और ये काम मैं आपका काफ़ी हद तक हल्का करता हूँ, क्योंकि सारी की सारी रिसर्च लेवल पे मैंने चीज़ें की थी। मुझे 1 हफ्ता लग जाता है एक लेक्चर के लिए प्रिपरेशन करने में, पूरा का पूरा, ठीक है ना। कि क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ तो मैं लूप होल्स नहीं रखना चाहता रास्ते में कि अब मैं कुछ बताऊँ और आप जाके गूगल करो। मेरे लेक्चर में आपको 99% गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए स्कोप नहीं छोड़ा गूगल का। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा मैं बता रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सब जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैंने पढ़ी है जब चीज़ें ना, तो मैंने हर एक चीज़ गूगल करके पता करता था, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने में, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक आपको समझ में। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बहुत जरूरी है। अभी आरण्यक क्या है? सर आरण्यक मैं पढ़ाऊँ आपको, उससे पहले मैं उपनिषद बता दूं आपको। उपनिषद क्या होते हैं? जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हमने देखा, उपनिषद क्या काम कर रहे हैं? उपनिषद यानी कि एक तरह से आप ऐसी चीज समझो जिसमें दार्शनिक विवेचना हमें मिल रही है, जिसमें हमें कर्म कांडों के बारे में इतना बातचीत नहीं की जा रही कि ये करो वो करो ऐसे करो, मतलब वो नहीं। इसमें एकदम आत्मा परमात्मा लेवल पे बातें चली गई हैं।
इसमें बिल्कुल एकदम मनुष्य क्या है, क्यों है, कहाँ से है, क्यों आया है, क्या होने वाला है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बातों में गूढ़ बातें होने लग गई हैं, जहाँ पर बिल्कुल एकदम फिलोसॉफिकल टच मिल गया फिर चीज़ों को, मतलब एकदम डीप डाइव करना चालू कर दिया ऋषियों ने। वो है उपनिषद। उपनिषद 108 के करीब उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं, और भी बहुत सारे। लेकिन उपनिषदों में जिसे वेदांत भी कहते हैं कई लोग, स्वामी विवेकानंद ने जो फोकस किया वेदांत पर किया, वेदांत के दर्शन पर। वेदांत असल में उपनिषद है। वेदांत यानी जहाँ वेदों का अंत है, वेदों का अंत यानी कि जहाँ वेदों का अंतिम हिस्सा जो है, यानी शुरुआत वो कर रहे हैं कैसे करके, मंत्रों से, देवताओं से, फिर उसके बाद कर्मकांडों से, धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं, आपको असलियत में, आपको असली अपने आप से परिचय कराना चालू कर रहे हैं आपका वो ऋषि, जो वेदों के ऋषि थे, और वो उपनिषदों में है। तो उपनिषदों के ऋषियों का काम यह है कि वो आपसे एकदम वो बातें कर रहे हैं जो उन्होंने जाना होगा अपने समय में, जो उन्होंने जाना, वो उस समय उस तरह की बातें कर रहे हैं जो उन्हें उनकी दृष्टि में परम सत्य की बातें आपसे करने लग जा रहे हैं। उपनिषदों में ऐसा होगा, ठीक है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करने वाले अब वो आपको सिर्फ लौकिक जगत के बारे में बात नहीं करने वाले, ना ही वो आपको पारलौकिक बातें करेंगे कि यहाँ ये होता है वहाँ होता है, नहीं, वो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है उपनिषद, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ऐसा है उपनिषदों में, मैं ऐसा बता रहा हूँ। अभी आपको समझ में आया, उपनिषद मुख्य रूप से दर्शन पर फोकस करता है, दर्शन यानी फिलॉसफी पर फोकस करता है, आत्मा परमात्मा के विषय में फोकस करता है। ब्राह्मण ग्रंथ कहीं ना कहीं जो कर्मकांड वगैरह जो आपने किए थे आपने किए थे मतलब जो करने होते हैं, उन कर्मकांडों तक की बातें कर रहा है, व्याख्या कर रहा है क्या क्या होते हैं। इन दोनों का ट्रांजिशन आरण्यक में देखने को मिला। आरण्यक मतलब, अरण्य मतलब जंगल होता है, वैसे तो बोला जाता है जंगलों में इनकी रचना हुई। तो कर्मकांडों, जहाँ पे कर्मकांड भी हैं, धीरे धीरे कर्मकांड थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, थोड़े थोड़े फिलॉसफी का एक वो मिलने चालू हो जा रहा है, जहाँ से हमें ट्रांजिशन है, संक्रमण काल जो है वो है आरण्यक में, ठीक है। आरण्यक के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं उपनिषदों में, वहाँ दर्शन चालू होगा। आरण्यक के पीछे अभी तक कर्मकांड थे, अभी तक वो मटेरियलिस्टिक थे, अब वो धीरे धीरे मेटाफिजिक्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तत्व ज्ञान की ओर जाते रह रहे हैं। तो ये इसका सीक्वेंस भी है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखा, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। अभी जब ये पढ़ लिया तो आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है वेदांग की। वेदांग कोई अलग चीज़ नहीं है, वेदांग असल में जो वेद आप पढ़ रहे हो उसके 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जब मैं वेदांग की बातचीत कर रहा होता हूँ तो इसको जो मतलब उस समय के जो ज्ञाता लोग थे, उन्होंने वेदांगों को ऐसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा वेद को अगर हम एक वेद पुरुष की तरह मान लें तो ये वेद पुरुष है जो मैंने बनाने की कोशिश की है। वेद पुरुष की आंखें भी होती हैं, वेद पुरुष के नाक भी होंगे, वेद पुरुष का मुंह भी होगा, वेद पुरुष के कान भी होंगे, वेद पुरुष का हाथ भी होगा, उसके पैर भी होंगे। तो अगर हम वेदों को एक पुरुष की संज्ञा दे दें तो उस समय वेदों के जो कान हैं वो निरुक्त हैं। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। वेदों के जो हाथ हैं वो उसके कल्प है, मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। वेदों के जो पाद हैं, पैर हैं, वो बेसिकली छंद होते हैं। वेदों की जो आंखें हैं, मतलब वेद पुरुष की जो आंखें हैं, वो आंखें काम कर रही है ज्योतिष का। वेद की जो नाक है वो काम कर रही है शिक्षा का। वेदों का जो मुख है वो काम कर रहा है व्याकरण का। अगर आप देखोगे तो ये मैंने 6 चीजों को दिखाने की इसमें कोशिश की है। ये है वेदांग, जिसमें सबसे पहले हम शिक्षा की बात कर रहे होते हैं, फिर हम बात कर रहे होते हैं निरुक्त की, फिर हम व्याकरण की, फिर हम छंद की, फिर हम ज्योतिष की, और फिर हम कल्प की, इनकी बात कर रहे थे। ज्योतिष सबसे लास्ट में आता है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हिस्से हैं वेदों के, इन्हें हम वेदांग कहते हैं। मतलब क्या होता होगा इनका, ये सिर्फ नाम याद रखने होते हैं क्या? हल्का हल्का समझाता हूँ मैं, जितना मुझे समझ में आता है उतना आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब ये हो गया कि जैसे आप जो वेद पढ़ रहे हो, वेदों के लिए आपको एक बेसिक एजुकेशन चाहिए। बेसिक एजुकेशन का मतलब आप श्लोक पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, तो श्लोकों को पढ़ने का एक भाषा शास्त्र चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें लगभग शिक्षा में है ना, वो शिक्षा हो गया। शिक्षा के बाद अगर हम दूसरा देखें कल्प, कल्प बेसिकली कर्मकांड से संबंधित है। अभी मैं मतलब भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा आपको थोड़ा याद कैसे करना है। छंद, लय, लय के बारे में बताते हैं। लय, लय समझ लो, जैसे मुझे कुछ चीज़ अगर बोलनी है, ना तो उसकी एक लय होनी चाहिए। जैसे छंद है अलग अलग, अनुष्टुप छंद, जैसे अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेद व्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः। ये तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम में अनुष्टुप छंद का जो इस्तेमाल किया गया है, अनुष्टुप छंद एक एग्जाम्पल है उसका, अनुष्टुप छंदः। तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम, अब जो मैंने टोन बोली, जो मैंने लय अभी बोली आपके साथ, ये प्रॉपर लय, यही लय चलेगी। ये अनुष्टुप छंद था जो मैंने बोला आपको, जिस भाषा में मनो। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, हर गाने की अपनी अपनी टोन होती है ना, कि अलग अलग गाने की अलग अलग वो होती है, टोन होती है, जिससे आप गाने को पहचानते हो। कभी उसकी सिर्फ अगर कैरोके भी बजेगा तो भी आप पहचान जाओगे कि हाँ, तो बस ये कैरोके एक तरह का छंद।
इसे कहते हैं। अच्छा, मैंने छंद को पैर इसलिए कहते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे उसके जिस दिशा में मतलब छंद ले जाता है पैर उसको उसी दिशा में ले जाते हैं, ऐसे करके मैंने याद करा हुआ। कल्प कर्मकांड अपने हाथों से करते हैं यज्ञ वगैरह, तो कल्प को मैंने कर्मकांड से संबंधित कर दिया। निरुक्त का मतलब होता है एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यह भाषा विज्ञान है, या भाषा विज्ञान को मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि इसमें कोई शब्द है उसके अर्थों के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कुछ भी चीज़, जैसे मैंने कुछ भी बोला संस्कृत में कोई भी चीज़ बोली कि अब उसके क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसके मीनिंग्स क्या क्या निकल सकते हैं, उसका क्या हो सकता है, उस मीनिंग के बारे में उसके अर्थ पर फोकस करता है निरुक्त। यानी मैंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, अब आपने सुना क्या, क्यों मैंने जो बोला वही सुना होगा, क्या जरूरी नहीं है। मैं बोलता कुछ हूँ, आप सुनते कुछ हो, होता है ना ऐसा कि हमने बोला कुछ। सुनने का मतलब क्या है, शब्द से नहीं है सुनने का मतलब, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप सुन ही रहे हो, शब्द के अक्षर सा तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग कानों में अलग अलग जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? एक ही इंसान अगर एक क्लास में एक टीचर कुछ बात बोल रहे हैं, हर एक स्टूडेंट उसे अपने अनुसार उस चीज़ को लेता है। सिर्फ टीचर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात भी कर रहा हूँ। तो उसको भाषा विज्ञान निरुक्त को कानों में रख दिया। फिर ज्योतिष को आंखों में रखा। ज्योतिष यानी इसमें भविष्य फल को देखने की इच्छा लोगों की हो रही है, ग्रह नक्षत्रों को जान रहे हैं लोग, तो वो ज्योतिष। अब देखते कहाँ से, अपनी आंखों से अपना भविष्य देखते हैं ना, तो आंखों से आप इसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। शिक्षा को नाक में इसलिए रख दिया कि भाई अगर आपकी शिक्षा नहीं है तो नाक कट जाएगी, तो नाक नहीं, इज्जत का सवाल होता है, और एजुकेशन नहीं है तो फिर बुरा हो जाएगा। व्याकरण यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी आप जब चीज़ें कह रहे हो उसका ग्रामर क्या होगा। जैसे मैं अगर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, मैंने अगर कुछ वेद लिखा और मैंने वे में डबल ए लगा दिया, कुछ कर दिया, मैंने लिखना ही नहीं आता इसका मतलब, तो मेरा व्याकरण खराब है। तो व्याकरण जो लिखा वो आपका इसमें आ गया। तो व्याकरण मतलब आप समझ गए, उसके जो मेन ग्रामर है, उसकी जो टेक्निकलिटी, जो उसकी तकनीकी शिक्षा है, बेसिकली आप समझ सकते हो वो वाला हिस्सा। तो आई होप आपको ये थोड़ी बात समझ में आएगी कि वेदांग के 6 हिस्से कौन कौन से, थोड़ा मतलब भी आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा। अभी उपवेद की हम बात करते हैं कि भाई उपवेद जैसी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह का चक्कर ना हो। ठीक है, हो गया कॉपी? हाँ हो गया। ठीक है, मैं ना इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि इरेज हो गया अब क्या होगा, हमने तो नोट नहीं किया। वो पीछे वाली में मैंने कॉपी कर लिया है, जब आपको मिलेगा तो वो मिल जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे, लो देख लो, देखो वापस वही आ गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उपवेद को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, उपवेद के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ मैं आपसे। जैसे उपवेद क्या है ना, हर वेद के अपने उपवेद हैं, यानी वेदों को थोड़ा सा और जरा कैटेगराइज करने, जैसे हम साइंस पढ़ रहे होते हैं। अब साइंस पढ़ोगे आप तो साइंस बहुत सारी होती है भाई, सोशल साइंस भी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो साइंस को फिर हमने कैटेगराइज करना चालू किया कि केमिस्ट्री अलग पढ़ लो, फिजिक्स अलग पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री में भी सब डिवाइड कर लिया भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़ लो, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ लो, फिजिकल अलग पढ़ लो। ऐसे करके लोगों ने बोला कि वेद अगर पढ़ने जाएंगे तो बस का नहीं होगा इनके पढ़ना, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, उपवेद बनाए। उपवेद में क्या हुआ कि जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अब इसमें क्या बना स्टूडेंट, जो ऋग्वेद है इससे संबंधित एक उपवेद जो बना, इसका नाम बना आयुर्वेद। आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, तो आयुर्वेद बना। यजुर्वेद के बाद जो एक वेद बना, मैं भूल तो नहीं रहा हूं उस वेद को कहीं, मैं भूल गया हूं। सामवेद के बाद जो बना उसका नाम है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का जो वेद बना उसका नाम है शिल्पवेद। ठीक है, यजुर्वेद का क्या उपवेद है आप मुझे बता देना। ठीक है, आयुर्वेद जो होता है इसमें चिकित्सा के संबंध में या स्वास्थ्य लाभ के बारे में जो जानकारी होगी वो दी जाती है, किस तरह की क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। यजुर्वेद का जो उपवेद है जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, मुझे बाद में याद आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मनी मन के अंदर, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो यजुर्वेद का जो वो है इसमें युद्ध संबंधी बातें होती है। गंधर्ववेद इसमें बात होती है वही जो मैं आपको बोल रहा था गायन के संबंध में। और शिल्पवेद इसमें शिल्प के संबंध में बातें होती है। शिल्प यानी कि कुछ चीज़ें बनाना, बढ़ई का काम करना, कारीगरी करना, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं उनका डिस्कशन इसमें होता है। तो ये हो गया आपका उपवेदों की 4 कैटेगरीज, हल्का सा हम समझ गए थोड़ा सा। ठीक, अभी हमारे पास आते हैं षड दर्शन। हमारे पास क्या आते हैं डियर स्टूडेंट्स, षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन का मतलब है 6 दर्शन जो हमारे पास। दर्शन मतलब फिलॉसफी, चलो ये तो इसका इंग्लिश में नहीं है। दर्शन मतलब देखना, दर्शन मतलब दृष्टि, दर्शन मतलब कैसे आप देखते हो किसी चीज़ को। कोई एक चीज़ है, एक इंसान किसी चीज़ को अभी जैसे सुन रहा था वैसे ही देखता भी है। हर एक के लिए देखना अलग अलग होता है। जब साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ना, जो कभी साइकाइट्रिस्ट होते हैं, कभी किसी को दिमाग की अगर प्रॉब्लम होती है, मतलब दिमाग के मतलब कोई बोलता है कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ओवर थिंकिंग ऐसे टाइप के, वो साइकाइट्रिस्ट के पास जब जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जब वो जाते हैं,
तो मनोवैज्ञानिक उनके सामने टेबल में कागज़ जो रखा रहता है, वाइट पेपर रखते हैं और वाइट पेपर में एक इंक उड़ेल देते हैं। जब वो इंक उड़ेल देते हैं वाइट पेपर में तो उसमें एक इंक का एक धब्बा बन जाता है। अब वो उससे पूछते हैं कि देखो आपको क्या दिख रहा है। तो जितने मरीज आते हैं सबको अलग अलग दिखता है, किसी को कुछ, और वो कोई पैटर्न बनाकर नहीं देखा, उन्होंने उड़ेली है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अपने अपने दृश्य दिखते हैं, किसी को कुछ दिखता है। क्या हमें कभी बादलों में देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता? हमें बादलों में कभी कुछ दिख जाता होगा, हमें कभी बादलों में कुछ, जैसा हम सोचते हैं लगभग हमें वैसा दिखने लग जाता है। तो ये हमारा दर्शन है, हम जैसे देखना चाहते हैं। हमारा चश्मा है, सबके चश्मे अलग अलग, किसी को लाल दुनिया दिखती है, किसी को पीली, किसी को काली, किसी को सफ़ेद। तो ये दर्शन है, दृष्टि है, ये देखने का नज़रिया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जो समाज था उस समय, उसने हर चीज़ को देखने की पूरी पूरी इजाज़त दी। आपको जैसा देखना है, अच्छे और गलत के बीच में विभेद नहीं किया। कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि षड दर्शनों में हमारे पास आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन है। आस्तिक दर्शन वो कहे गए जो वेदों पर भरोसा करते थे, जो वेदों को मानते थे कि सही लिखी गई हैं और वेदों पे भरोसा करने वाले थे, वेदों पर विश्वास करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो वेदों को नकारते थे, जो कहते थे वेदों पर गलत लिखा हुआ है या वेदों से ताल्लुकात नहीं रखते थे, कुछ और बोल रहे होते थे। तो उन्हें भी यहाँ पे जगह दी गई, क्योंकि संपूर्णता, टोटलिटी आती ही वहीं से, जब आप सबको स्वीकार करते हो। जब आप सिर्फ अच्छे को रख लेते हो और बुरे को छोड़ देते हो, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। क्या कभी हो पाएगा कि आप सारा दिन रख लो, आप बोलो कि रात आप रख लो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन और रात जुड़े हुए। क्या कभी हो सकेगा कि सारा उजाला मुझे दे दो, अंधेरा आप ले लो? क्या सारा चुंबक का नॉर्थ पोल मुझे दे दो, साउथ आप ले लो? नहीं हो पाएगा। सारी अच्छाई आप मुझे दे दो, राम मुझे दे दो, रावण आप ले लो? नहीं हो सकता। सब एक तरफ है, सब एक साथ है। इसीलिए जो इस टोटलिटी को स्वीकार कर रहा है वो ही सनातन था। उसने इन चीज़ों को माना। उसने माना कि अगर हम किसी चीज़ को कर देंगे, अगर ऐसा ना किया होता शायद अभी तक ये रहता भी ना फिर सब कुछ। उसने सब कुछ को स्वीकार किया ना, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए जब हम षड दर्शन की बातें कर रहे हैं तो इसमें 6 तरह के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। सांख्य दर्शन एक तरह का नास्तिकतावादी दर्शन हम इसे कह सकते हैं। सांख्य दर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मटेरियलिस्टिक टाइप का दर्शन था। ये चीज़ों के मटेरियलिस्टिक बिहेवियर के बारे में बातचीत करता था। ये जो आज का भौतिक विज्ञान जो काम करता है, फिजिक्स जो काम करता है, उस तरह का काम ही करता था सांख्य दर्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और दर्शन है, जैसे योग दर्शन हमारे पास है, हमारे पास न्याय दर्शन है, हमारे पास पूर्वी मीमांसा है, हमारे पास उत्तरी मीमांसा है। कितना कुछ है यार हमारे पास, और हम यूपीएससी की तैयारी में पड़े हुए। ये नहीं कि हमें वेद पढ़ने हैं हमें दर्शन पढ़ने, नहीं सर, हमें यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छी बात है वैसे, कोई बुरी बात, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब यूपीएससी में बन जाओगे कुछ, तो उसके बाद आपके इतना समय तो बचना चाहिए कि आप कुछ कर सको। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक है जो हम कर रहे हैं। इतना समय तो कुछ बचे कि हम कुछ ये भी कर सकें। इतना कुछ क्या कर दिया लोगों ने, इतना कुछ पढ़ा, हल्का हल्का देख ले, एक ही दर्शन पढ़ ले कम से कम। मैं बोल रहा हूँ यार, मेरा अपना थॉट है, ये आप जरूरी नहीं है आप ऐसा करो। तो ये तो सर 5 ही, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा। एक वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन। ये 100 लिखा मैंने शलजम वाला, ठीक है। क्या लिखा हुआ? अरे आपको समझ नहीं आएगा ना, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। ये मैं लिखना चाह रहा था ना, वैशेषिक दर्शन। अभी जो सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि को इसके प्रणेता कहा जाता है। कपिल, ये तो फिर बढ़ता रहता है ना दर्शन। एक बार जब चालू हो गया, एक बेसिकली एक कल्चर है, वो एक तरह का स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। अब जैसे आप सांख्य दर्शन है, अब जैसे कोई होता है कि भाई अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि न्यूटन ने फिजिक्स को खोजा, फिजिक्स में न्यूटन का एक योगदान है, वैसे करके सांख्य कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को एक दिशा दी, एक सोच का तरीका दिया, ऐसे भाई ऐसे सोचना है। फिर लोग सब सोचते गए, उसमें बहुत सारे लोग सोचते गए ऐसे करके, तो ये हो गया। योग दर्शन जो है पतंजलि के द्वारा दिखाया गया, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा दिया गया, गौतम बुद्ध नहीं है ये। पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा जो दी गई थी वो जैमिनी के द्वारा दी गई है, जिनके मैं बात पीछे कर रहा था, जो सामवेद के जो ब्राह्मण, जैमिनी या ब्राह्मण ग्रंथ जो था, अरे इन्हीं के गुरु उत्तरी मीमांसा जो देते हैं। वेदांत भी कहते हैं उत्तरी मीमांसा को, बेसिकली वेदांत भी हम इसे कहते हैं। ये बादरायण है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये गुरु हैं जैमिनी के, ठीक है, व्यास। और वैशेषिक दर्शन जो दिया वो दिया आपका कणाद ने। कणाद के बारे में ऐसा कहा जाता है, वैशेषिक में क्या, वैशेषिक में भी आपको फिजिक्स टाइप की देखने को मिलती है। अच्छा, वैशेषिक दर्शन जो है इसमें क्या देखने को मिला हमें, जैसे कणाद मुनि का आपने अगर नाम सुना होगा, मैं बताता हूँ। जब हम कभी ना फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, जब हम एटम को डिफाइन कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं इसमें, एटम यानी परमाणु को, तो हम बोलते हैं एटम वर्ड मिलके बने अटोमिया से।
अटोमिया का मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे आगे और विभक्त नहीं किया जा सकता, वो परमाणु, वो परम अणु है, वो जिसको फिर से नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। ऐसी ही बात ना कर्णाद उस समय कह जा चुके हैं वैशेषिक में। तो कर्णाद के बारे में ये कहा जाता है कि कर्णाद जो मुनि थे उनका एक तरह का एक नियम था, एक उनका अनुशासन था कि वो खाने के रूप में सिर्फ जो किसान जो खेती करता है, किसान जब अपनी फसल काट लेता है, जो बीज छोटे मोटे बच जाते होंगे किसी चीज़ के, जिसे चिड़िया बाद में खाती है, उनको बीन बीन के खाते थे, ये उनका साधना थी। इस तरह से उनको करना था अपना जीवन, और साथ में अपने काम करते रहते थे, पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो वो कर्ण को देखते देखते कर्ण 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 खाते थे, इसलिए उनका नाम कर्णाद पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वैशेषिक दर्शन के बारे में हम लोगों का साक्षात्कार करवाया, समझ रहे हो। तो ये कुछ फिलॉसफीज़ है, ये इतनी विशाल फिलॉसफीज़ हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक उस बड़े सूर्य को दिया दिखाने के समान है, लेकिन मैं इतना ही अगर कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट भी अगर आपको दे रहा हूँ तो भी बहुत है, ठीक है। अदरवाइज ऐसी चीज़ें जिसमें एक एक जीवन चले गए लोगों के, सांख्य दर्शन बनाने में ही, योग दर्शन, ठीक है। महाकाव्य में हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत जैसे ग्रंथ है, जय संहिता, महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ है, महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पुराण में हमारे पास जैसे मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण 18 पुराण होते हैं। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण इसे माना जाता है, इसमें कहानियाँ हैं, पुराण का मतलब पुराना है, ठीक है ना, हाँ। तो मत्स्य पुराण है, इसमें कहानियों के माध्यम से, अच्छा पुराण की जो कही गई बातें हैं वो सत्य हैं ऐसा ही नहीं होता, उसमें कई बातें सांकेतिक होती हैं, मतलब उसको इस तरीके से बोला जाता है तो लोग लिटरली ले लेते हैं, गलत है, लिटरली नहीं लेना, वो देने वालों ने उसे सांकेतिक भाषा में बोला, क्यों, क्योंकि इतनी गूढ़ बातों को अगर हर कोई किसी को बोले तो क्या वो सस्टेन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे हर कोई नहीं पढ़ पाएगा ना, है ना। तो इसीलिए उन बातों को, ताकि लंबे समय तक कहानियों के माध्यम से जो उस पर रहस्य था उसको कहानियों के अंदर डाल दिया, ताकि जो मर्मज्ञ होगा, जो समझने वाला होगा, वो समझ लेगा उस बात को, और आगे बातें चलती रहेगी सामान्य जन के माध्यम से भी। तो गांव वगैरह में आज हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि आपको मंगलवार के दिन बाल नहीं काटने, या आपको नाखून नहीं काटने, रात में आपको नहीं करना, आपको मिर्च एक दूसरे के हाथ से दूसरे हाथ में नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे कितनी सारी बातें होती हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे कुछ ना कुछ हल्के हल्के लॉजिक्स थे, और वो लॉजिक्स को इस तरीके से उन्होंने इम्बीड कर दिया इन चीज़ों के अंदर, ताकि लोगों को एटलीस्ट कम से कम ऐसे मान्यता के आधार पर अगर लोग मानने भी लग जाएँ बिना दिमाग लगाए तो भी चलेगा। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। पुराण भी मैंने आपको, मत्स्य पुराण है हमारे पास, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, इस तरह के अलग अलग पुराण है। स्मृतियों में हमारे पास याज्ञवल्क्य स्मृति है, हमारे पास नारद स्मृति है, और भी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो स्मृतियाँ मतलब एक तरह की ये भी ग्रंथ है। तो ये 10 तरह के ग्रंथ फिलहाल हमें लगभग समझ में आते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं आगे। तो अभी हमने यहाँ तक की बातें आपको समझाई थी कि पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको बताया था, अभी मैंने पढ़ना है, पुरातात्विक स्रोतों को मैंने बताना है। अभी मैं साहित्यिक स्रोतों पर ही शुरू हो गया हूँ। मैं साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण जो धार्मिक ग्रंथ है, मैं इधर हो जाता हूँ। साहित्यिक स्रोतों में जो आपको एक ब्राह्मण दिख रहा होगा, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोतों में हमारे पास धार्मिक साहित्य है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास वेद हैं, ब्राह्मण संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, उसके बाद महाकाव्य हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, षड दर्शन है, इस तरह की चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। और अभी हम देखेंगे इसे बौद्ध में, अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इसका एक इतना ग्लिम्स काफ़ी है। जब हम बौद्ध की बात कर रहे हैं तो बौद्ध में जैसे सुत्त पीठक है, अभिधम्म पीठक है, विनय पीठक है, ये कुछ कैटेगरीज थी, कुछ बताती हैं, हर चीज़ें अलग अलग बातें बताती है। इसे मैं अभी नहीं बता रहा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं कि क्या होता है, अभी ज़्यादा डिस्कशन का मूड नहीं है। अभी धर्मनिरपेक्ष की हम बात करें, धर्मनिरपेक्ष में अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र मतलब, अर्थ मतलब हिंदी में होता है पैसा। तो एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह से पूछा भी गया था कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें अर्थ के संबंध में बातें नहीं की गई हैं, राजनीतिक बातें हैं, इसमें पॉलिटिकल बातें की गई हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आचार्य चाणक्य ने, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने इन बातों को बताया। ये तीनों एक ही हैं, इन्होंने बता रखा है। उसके बाद राजतरंगणी है। राजतरंगणी एक राजकवि हुए हैं, कल्हड़, ये कश्मीर के हुए हैं, तो उन्होंने एक राजतरंगणी लिखी है। इन चीज़ों को अभी पढ़ने का और याद करने का और रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं। जब हम चैप्टर में आएंगे, अभी चैप्टर में नहीं है, मैंने पहले बोला प्लीज चैप्टर का नाम पढ़ो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम सिर्फ एक हल्का सा हिंट देना चाह रहे हैं कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो, और एक एग्जाम्पल के लिए धर्मनिरपेक्ष के मैंने नाम लिख दिए, ये बाद में रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि राजतरंगणी ने क्या किया। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का एक ऐसा सूत, एक किताब लिखी है पाणिनि ने, और अभी नहीं लिखी, 500 ईसा पूर्व में लिखी लगभग, यानी ऑलमोस्ट गौतम बुद्ध के समय के आसपास मान लो आप, थोड़ा प्लस माइनस 50 साल ले लेना, उस समय लिखी पाणिनि ने अष्टाध्यायी, जिसमें व्याकरण के वो सूत्र जिनकी बात है, यानी आज से 2500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 3000 साल पहले की।
उस समय पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी उस पर स्कॉलर्स आज रिसर्च कर रहे होते हैं, और जो संस्कृत चल रही होती है वो उस लेवल की चल रही होती है। पाणिनि के सूत्रों को अभी भी डिकोड किया जाता है जिन्होंने लिखा। क्या मजे की बात रही होगी यार, ये सोचने वाली बात है कि 3000 साल पहले इस लेवल की इंटेलिजेंस थी, वो हम लोग नहीं जान पा रहे। वो बात दुर्भाग्य हमारा कि हम सोच रहे हैं कि 3000 साल पहले दुनिया, उससे पहले पता नहीं क्या क्या तोप मारी होगी लोगों ने। ठीक है, हर्षचरित जो है, हर्षवर्धन का एक चरित्र का वर्णन किया उनके राजकवि बाणभट्ट ने, तो बाण उनका नाम है। ठीक है, आई होप आप इतना समझेंगे। अभी जब हम संगम की बात करते हैं तो संगम साहित्य में हमारे पास कुछ है, जैसे मणिमेखलाई, शिल्पादिकारकम या तिरुकल, इस तरह के कुछ 3-4 किताबें मैंने अभी फिलहाल लिखी ऐसी करके, हम बाद में पढ़ेंगे इनमें किस में क्या क्या लिखा हो, वो एक अलग चीज़ होती है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने रखी। भारतीय साहित्य आपको समझ में आता है। अभी विदेशी साहित्य में आते हैं। विदेशी साहित्य को हम 2 हिस्सों में बांट के देख रहे हैं, क्योंकि एक साहित्य विदेशियों में वो है जो यूनान और रोम के लोग आए थे शुरुआत में। जैसे यूनान के कुछ आए। अच्छा, कैसे आए यूनान के लोग? अभी ना आगे जाके आप पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक इंसान है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि भाई वो एक आचार्य चाणक्य के शिष्य हैं। ये लोग बोलते हैं कि अखंड भारत के लिए हम काम करेंगे, और उसके लिए फिर वहाँ से सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहते हैं, वो लड़ाई लड़ा हुआ आ रहा होता है यूनान से। तो उसके साथ साथ भी कुछ लोग जो आए थे, बुद्धिजीवी किस्म के जो लोग थे, उसके दरबारी जो लोग थे, वो लोग यूनान के इतिहासकार वो हो गए, क्योंकि उन्होंने लिखा। सिकंदर जो करता था वो भी लिखते थे अपने हिसाब से, तो उनके जब हमें चीज़ें मिली तो उनको भी जब एविडेंस के तौर पे यूज़ किया गया तो उनसे भी हमें एक आइडिया लगा। तो ये तो हो गए यूनान टाइप के लोग, है ना। अभी सिकंदर के आने से पहले, सिकंदर के आने के बाद और सिकंदर के साथ, इस तरह से 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर देते थे यूनानी इतिहासकारों को। जैसे हेरोडोट्स और टीसीएस नाम के लोग सिकंदर से पहले की कैटेगरी में डाल दिए। इसी तरह से सिकंदर की कैटेगरी में मेगास्थनीज, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज हो गया, और भी हैं, अरिस्टोबुलस से मेगास्थनीज है, और आगे देख लेना नाम, अभी वो जरूरत नहीं है उसकी, वो हमें बाद में रेफरेंस जब आएगा तब बताऊंगा। अभी हमें नाम याद रखने पर ज़्यादा वो नहीं करना। मुझे कैसे मेरे नाम है, अरे पढ़ के रट्टे मारे हैं भाई, रट्टे ही मारे मैंने भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन चीज़ों को समझोगे तो रट्टे पढ़ते हैं आसानी से, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप अपने दोस्त वगैरह के नाम याद रखते हो ना, कैसे रखते हो? नहीं होते, जनरली याद नहीं होंगे, 1-2 मुलाकात में कभी भी याद नहीं होते। मुझे खास तौर से नहीं होते, मैं नाम सबसे पूछता हूँ, भूल सबके जाता हूँ। लेकिन जब तक एक बिल्कुल बैठ नहीं जाती, आत्मीयता बन नहीं जाती, जब तक बहुत बार मिलना हो नहीं जाता, तब तक नाम याद रहते नहीं मुझे। तो वैसे ही वाला हिसाब किताब यहाँ भी सेम टू सेम है। आप ये सोचो कि आप पहले दिन पहला चैप्टर पढ़ो, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए, नहीं आएगी। ये चैप्टर ऐसे नहीं है कि आपको एक चैप्टर में एक चीज़ समझ में आती है, ऐसा नहीं होता। कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शुरुआत के 5 चैप्टर पढ़ दिए, मुझे मतलब सब आ गया, नहीं। उन 5 चैप्टरों के ग्लिम्स आपको आगे 10वें चैप्टर में मिलेंगे। तो जब आप 10 चैप्टर पढ़ते हो, फिर साइकिल चलाते रहते हो अपनी बार बार, तब आपको समझ में आता है पहला चैप्टर 10वें से कैसे लिंक कर रहा था। ऐसा होता है और मजेदार होता है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य के बाद विदेशी साहित्य, मैंने बोला यूनान और रोम के जो कुछ इतिहासकार रहे होंगे, और इस तरफ कुछ अरब के इतिहासकार, क्योंकि अभी आप जानते हो धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान का आपने शायद नाम सुना होगा। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी यहाँ आता है, तुर्की था वो, ऐसे लोग आते हैं, तुर्क का शासन होता है, यानी मध्य एशिया की तरफ के लोग आते हैं, अरब के लोग आते हैं भारत पे, पश्चिम एशिया के। तो अरब के साहित्यकारों का नाम फिर हम लेते हैं, जैसे अलबरूनी आएगा, है ना, सुलेमान आएगा, इस तरीके के अलग अलग लोग आएंगे। तो इनके साहित्य को भी हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि अभी कुछ होता है। तो ये मैंने आपके लिए इनके लिख लेता हूँ। विदेशी साहित्य में यूनान, रोम, अरब के और चीन के यात्री भी आए। चीन के यात्रियों का आने का जो स्वार्थ रह रहा है पीछे, अच्छा देखो आपको समझ में आ रहा है, यूनान वाले सिकंदर के साथ कहीं ना कहीं आ गए। अरब वाले क्योंकि तुर्की पूरे लोग आ गए थे, उस तरफ से अरब के साथ थोड़े अच्छे संबंध थे व्यापारिक वगैरह, तो अरब के लोग भी आने लग गए। अब चीनी यात्री क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म था यहाँ पे, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जानने के लिए उसे, क्योंकि उन तक तो छोटी मोटी बातें पहुँची, तो उन्होंने बोला स्रोत पे जाओ, गौतम बुद्ध जहाँ से आए वहाँ जाओ, तो आए हो भारत। तो इस तरीके से चीनी यात्री भी भारत में पहुँचते हैं, अलग अलग प्रकार के, हुइनसंग, फाइयान, इत्सिंग, इस तरह के लोग। ठीक है, अब हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना है चीज़ों को। अभिलेखों की बात, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप थोड़ा प्लानिंग समझो जरा। देखो पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, स्मारक भवन है, इनको, क्योंकि नीचे की चीज़ें हमने कवर कर दी सारी। अभिलेख में क्या है, इतना मोटा भारी नहीं पढ़ना, हमें बहुत स्लोली और बहुत अच्छे ऐसे ही पढ़ना है। ये मान लो कि हल्की सी झलक है बस, अभिलेख खत्म नहीं हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट होगा अगले चैप्टर्स में। बस ये कि आप ये ना बोलो कि अभिलेख होता क्या है ऐसा, तो इसीलिए थोड़ा नाम लिया जा रहा है आज, अभिलेख एडिक्ट्स। जैसे उत्तराखंड में कालसी एक जगह पड़ती है, विकासनगर के पास, तो कालसी में अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख मिलते हैं, मतलब बहुत जगह मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, अपने उड़ीसा की तरफ मिलते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ मिलते हैं, मास की गुर्जरा की तरफ मिलते हैं। तो अभी अभिलेखों की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अभिलेख जैसे आपको बगल में पिक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह की कुछ चीज़ आप पढ़ पा रहे हैं कैसे? मैं नहीं पढ़ पा रहा। इसे पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में।
उन्होंने इसे डिसाइफर किया, उन्होंने इसको विकूटन किया, उन्होंने पढ़ के बताया कि क्या लिख रहे भाई ये लोग, ठीक है। तो एडिक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बेसिक जानकारी दूं तो पहला जो हमें अभिलेख मिलता है वो बोगासकोई से मिला। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिखा हुआ है, डोंट वरी, कुछ भी चीज जो मैं बोल रहा हूँ लिखी है, जो काम की है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी है कनेक्शन बैठाने के लिए। बोगासकोई जो जगह मध्य एशिया की तरफ, टर्की की तरफ पड़ती है ये जगह। इस बोगासकोई में 1400 ईसा पूर्व में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 1400 ईसा पूर्व का मोटा मोटा मतलब समझ सकते हो कि लगभग आज से 3500 3000 3,500 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, लगभग। तो उस समय 1400 ईसा पूर्व का एक वो मिला जिसमें इंद्र, मित्र, नासत्य और ऐसे वरुण, इस तरह के वैदिक देवताओं का जिक्र किया गया है। तभी लोगों ने ये बोल पाए कि यार ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, उसके बाद यजुर्वेद वगैरह जो है ना, इसके अगले वाले वेद, वो 1000 से 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि अभिलेख, हमें पहला अभिलेख जो मिला है अभी तक का जो सबसे पुराना, वो बोगासकोई का, लेकिन भारत में नहीं मिला, बाहर मिला। लेकिन अच्छी बात मतलब जो भी बात है उसमें यह है कि उसमें इनपुट यहाँ के यूज हो रहे हैं, उसमें इंद्र, मित्र, नासत्य, अरुण, वरुण, इन देवताओं के नाम। भारत में कब मिला सर? भारत का जो पहला अभिलेख मिला है वो अशोक के अभिलेख है। अशोक का टाइम पीरियड 300 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। तो ये 300 ईसा पूर्व, तीसरी सदी, मतलब मोटा मोटा मान लो तीसरी सदी ईसा पूर्व, उस समय का टाइम पीरियड है। और उनको डिसाइफर भी किया जा सका, पढ़ा भी जा चुका है कि क्या लिखना चाह रहे थे वो कईयों को। तो इसीलिए ये चीजें इसमें, तो आपको समझ में आ रहा है कि भारत में सबसे पुराना कौन है। इनको लिखा जाता था किसमें? ताड़पत्रों में लिखा जाता था। तो अब जो भारत में अभिलेख क्यों नहीं मिल रहे इतनी आसानी से? अशोक के क्यों मिले, औरों के क्यों नहीं मिल रहे? कारण यही है ना, वो बोगासकोई वाला क्यों मिल गया? क्योंकि वो ऐसे मटेरियल में लिखा गया जो कि खराब नहीं हुआ समय के साथ। भारत वाले जो लिखे गए थे वो मेष चर्म में लिखा गया था, मतलब भेड़ की चर्म वगैरह में इस तरीके से लिखा जाता था, काष्ठ फलकों में इस तरीके से लिखी जाती थी चीजें, मतलब तो वो समय के साथ नष्ट हो गई। अब ये पत्थर में लिखी हुई चीजें फॉर्चुनेटली नहीं नष्ट हो पाई, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, तो इसीलिए वो मिल गई हमें। अभी जो हमने साहित्य, जो हमने ना साउथ का, जो सदर्न पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है, उसका जो मेजर पार्ट ऑफ इतिहास है वो रचा ही अभिलेखों के आधार पर गया है। उसमें अभिलेखों ने बहुत बड़ी अपनी महिमा गुणगान किया, क्योंकि मंदिरों में भी पहले क्या करते थे, मंदिर बनते थे, लोग उसमें लिख देते थे मंदिर में राजा महाराजा, और मंदिर वगैरह की भरमार है साउथ में, मतलब इस तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को बनाया रखा है। तो इसीलिए उन चीज़ों से हमें एक हिंट मिल गया। तो इसलिए साउथ इंडिया का जो पार्ट लिखा गया है, उस दक्षिण भारत का जो काफ़ी इतिहास है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अभिलेखों का है, ठीक है। इन अभिलेखों में कोई डेट्स लिखी हमें नहीं मिली, क्योंकि उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगभग था नहीं, तो डेट्स लिखी नहीं मिली, तो हमें अपने हिसाब से आइडिया लगाना पड़ता है, रेडियो ये कार्बन डेटिंग वगैरह कुछ तो करना पड़ता है साइंटिफिक तरीके से, इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इनकी डेट्स वगैरह क्या रही होगी। अब एक्जैक्टली नहीं पता चल पाता, लेकिन अभिलेखों से हमें और क्या पता चल जाता है, अभिलेखों में लिखी गई भाषा से हमें उस समय के धार्मिक रुझान का भी पता चल जाता है। जैसे गुप्त काल एक काल आएगा, अभी आप समय के साथ देखोगे, गुप्त काल पढ़ेंगे हम, होता होगा कुछ मान लो, तो गुप्त काल से पहले का जो काल है उस समय प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है अभिलेख लिखने में, और जो कॉन्सेप्ट है, जो विषय वस्तु है उस समय की, वो गैर ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके बारे में बातचीत हो रही है, गैर ब्राह्मण धर्म के बारे में बातचीत हो रही है, यानी बौद्ध और जैन के बारे में, यानी बौद्ध और जैन इनके बारे में बातचीत हो रही है गुप्त काल से पहले। इसीलिए गुप्त काल को कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो काल है उसका चरमोत्कर्ष या उसका स्वर्ण काल का आता है, क्योंकि गुप्त काल और उसके बाद के जो धर्म ग्रंथ हमें, जो अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, उनमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और ब्राह्मण धर्म को वरीयता दी जाती है। आप समझ रहे हो? तो इससे हम आइडिया कैसे लग पा रहा है कि दी जाती है वरीयता? नहीं, हमें अभिलेखों को देख के आइडिया लग पा रहा है, क्योंकि गुप्त काल से सारे पहले के अभिलेखों की भाषा ही अलग है और गुप्त काल के बाद के लोगों की भाषा ही अलग है, संस्कृत है, और ब्राह्मण उनको वरीयता दी जा रही है। तो समझ में आया कि गुप्त काल के लोग ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध और उनके साथ जाति करते थे, लेकिन होगा क्या पता गुप्त काल के जो राजा थे वो ब्राह्मण ही होंगे, है ना। तो एक आइडिया लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इन चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये बातें जितनी आपको दिख रही है कि प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर धातु पर उत्कीर्ण है, ठीक है, हाँ, इन पर कोई तिथि अंकित नहीं है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया, मैंने आपको बता दिया ये सारी बातें। मैं देख रहा हूँ क्या मैंने बताया नहीं, मैं ये देखता हूँ। अच्छा, जो अशोक है, ये बातें तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मास्की और गुर्जरा मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां पर हमने जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए उससे हमें ये समझ में आता है कि उसी में सिर्फ अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है हमें। अदरवाइज अशोक को देवनाम प्रियदर्शी इस नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी राजा, इस तरीके से अशोक ने अपने नाम को दिखाया है, अशोक ने अपने नाम को इस तरह से अंकित करवाया था। एक जगह अशोक का नाम, एक दो जगह जैसे मैंने बताया मास्की और गुर्जरा मध्य प्रदेश में मिला, तो फिर लोगों को समझ में आया इस व्यक्ति का नाम अशोक था, ठीक है। इसके बाद अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ये लिपियां हैं, लिपि जैसे देवनागरी लिपि अपनी होती है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरामाइक और ग्रीक,
इस तरह की जो लिपि, ग्रीक मतलब यूनान वाली लिपि, इन लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। क्योंकि आप क्यों मिलते होंगे, क्योंकि यूनान के लोग थे ना, मेगास्थनीज वगैरह, अगर आपने नाम सुना हो तो यूनानी था वो, तो वो रहता था यहाँ। सेल्यूकस की बेटी के साथ अशोक की शादी हुई थी, तो अशोक का ससुराल था भाई यूनान में, तो उसने वहाँ भी तो कुछ अभिलेख वगैरह बनवाने होंगे ना, तो बनवाए उसने, वहाँ की भाषा में बनवाए। ठीक है, मैंने बताया आपको, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिसाइफर किया इस चीज़ को, अशोक के अभिलेखों को पहली बार दुनिया को बताया कि इस तरह की कोई चीज़। कितनी बड़ी बात है बताओ ना, एक बहुत बड़ा चीज़ हमसे खो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा है, ये ध्यान रखें, जैसे देवनागरी लिपि और हिंदी एक भाषा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे अभिलेखों के बाद यही वाली बात है। इसमें मैं काम की चीज़ देख लो, और क्या मैंने जो आपको बोला वही इसमें लिखा हुआ है, इसमें अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई बड़ी चीज़ में नहीं लिख रखी है। डियर स्टूडेंट्स, आप आराम से देखिए प्लीज़। हाँ ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि अलग से बोलूँ, नहीं है। ठीक है, पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट आपको समझ नहीं आ रहा, रहने दो, रहने दो, बाद में करना। हमें जो समझ आएगा हम उतना ही याद करेंगे, याद करना है हमें, लेकिन उतना ही जितना समझ आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो। ठीक है, वो नहीं आ रहा एग्जाम में, समय के साथ आएगा ना जब हम चैप्टर पे जाएंगे तब। अच्छा, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, इसे जबरदस्ती ज़्यादा लोड मत लेना इसका कि याद करना है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, उड़ीसा में कलिंग के पास ये मिलता है। उड़ीसा जो जगह, सॉरी कलिंग नहीं, भुवनेश्वर के पास, उड़ीसा में, उड़ीसा का अपने नाम सुना होगा उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर जगह पड़ती है उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक हाथी गुम्फा अभिलेख हमें मिलता है, वहाँ की पहाड़ियों वगैरह पर लगा हुआ। खारवेल नाम का एक राजा था, चेदी वंश का राजा था, आपको जरूरत नहीं है सब याद करने की, आप हो सके तो सिर्फ इतना समझ लो खारवेल नाम का राजा था। मैं इवन लिख भी नहीं रहा कि खारवेल था, क्योंकि अगली स्लाइड में लिखा हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट ले लेता हूँ। खारवेल का, चेदी वंश का शासक था, लिखना मत, चेदी वंश का लिख रहे हो तो लिखो, लेकिन ऐसे बिल्कुल लिटरली याद मत करके बैठ जाना कि चेदी वंश का, चेदी हमें पता ही नहीं चेदी वंश होता क्या, तो क्यों याद करें हम, छोड़ देना उसे। जूनागढ़, जूनागढ़ एक जगह पड़ती है गुजरात में, तो वहीं पर जूनागढ़ में गिरनार अभिलेख है, क्योंकि गिर, आपने गिर के जंग, गिर सुना होगा, गिर एक जगह का नाम है जहाँ गिर का शेर होता है, तो गिरनार मतलब पर्वत है एक, तो गिरनार पर्वत पे बना हुआ एक अभिलेख है जूनागढ़ में, रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया। अब रुद्रदामन एक भयंकर इंसान है, हम आगे पढ़ेंगे कौन है, इसने लिखा, इसने थोड़ी तारीफ वगैरह की है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह की, औरों की भी, स्कंदगुप्त, इनकी तारीफ भी करता है इंसान, तो रुद्रदामन है। तो एक बारी के लिए मैंने लिख दिया रुद्रदामन, थोड़ी देर के लिए। इसने नहर वगैरह कुछ बनाई भी है पानी के, क्योंकि पानी की कमी रहती थी वहाँ पे, इस तरह के। नासिक अभिलेख, ये बलश्री गौतम के द्वारा, आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, बलश्री गौतम। ठीक है, नासिक अभिलेख, नासिक मतलब नासिक की तरफ होगा, आप समझ गए आप। प्रयाग स्तंभलेख, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं इसे, ये स्कंदगुप्त के संबंध में। अच्छा, ये इन्होंने लिखे नहीं है, इनके लिए लिखे गए हैं। हाँ, स्कंदगुप्त के, इसमें स्कंदगुप्त गुप्त वन के लोग हैं, हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन क्या है। फिर ग्वालियर अभिलेख है। अब ग्वालियर अभिलेख अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिहिर भोज के समय का ही चीज है। और मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन के संबंध में। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्लीज ये लोड मत लेना कि आपको याद रखना है, हल्का सा हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा मत करना याद, क्योंकि ये इसके बारे में नहीं है। ठीक है सर, ना, थैंक यू। उसके बाद एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जो है हमारा, वो पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में लिखा गया है एहोल अभिलेख। क्या होता होगा एहोल अभिलेख में? एहोल अभिलेख में पुलकेशिन और हर्ष के बीच में लड़ाई हुई थी, बगल में लिखा भी मैंने, पुलकेशिन और हर्ष के बीच में लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र किया गया। और पुलकेशिन क्योंकि जीता था तो उसकी प्रशंसा में चीजें लिखी गई है एहोल अभिलेख में। ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना क्या 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 क्या, आप यहाँ देखो, थोड़ा अच्छी राइटिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ है, मैंने रफली लिखा था। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसमें ज्यादा नहीं अपने को लोड लेना, लेकिन हल्का सा एक हम ना टच बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ। नेक्स्ट क्या है? सिक्के। मैं नहीं समझता कि सिक्कों के बारे में भी, मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, इसलिए ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपको समझ में आए मैंने क्या लिखा हुआ। अभी समझाने ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सिक्कों में सिर्फ इतना है कि सोने, चांदी, तांबे, ये सब तरह के सिक्के बनते थे। उस समय के लोग कागजी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे आज हम कर रहे होते हैं, है ना। मतलब धीरे धीरे कागज की मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, वरना पहले पहले तक भी मतलब तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, टंका कहते थे, जीतल कहते थे, इस तरह की चीज़ें चलती थी। उनसे बहुत पहले थोड़ा ये कुषाण वंश के समय सोने के सिक्के चलने लगे, और उनसे भी पहले पहले तो मुहरें वगैरह चलती थी व्यापार वगैरह के लिए, तो एक अलग चीज़ थी। बस सिक्कों की अध्ययन को, मुद्रा शास्त्र को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आहत सिक्के क्या होते हैं, मैंने आपके लिए लिख लिया। आहत सिक्के का मुख्य रूप से मतलब ये होता है कि इसमें चिन्ह बने होते हैं, कुछ सिंबल बने होते हैं, भेड़ बना दी, बकरी बना दी, शेर बना दिया, तो आहत कहते हैं, पंच्ड मार्क कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रखा है, जो रखा है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जैसे अगली मूर्तियाँ, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि ये सब के सब पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, उसको मैं डिटेल में, मूर्तियाँ मैं 4 लाइनों में खत्म कर दूँ तो क्या बात होगी।
मूर्तियों की अलग अलग शैली होती है। तो जितना लिखा हुआ दिख रहा है, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो तो भी मत पढ़ो, सिर्फ रीडिंग के पर्पज से पढ़ लेना, इसको ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में करने वाले टॉपिक है जिसमें 2-3 घंटे लगेंगे मूर्तियाँ पढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही करके हमारे पास चित्रकला है। तो चित्रकला में थोड़ा सा देख सकते हो आप, 2 तरह की चित्रकला यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जितना भी बता सकता हूँ उतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक डिटेल टॉपिक है। जैसे ऊपर वाली जो चित्रकला आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी, हम कह सकते हैं कि एक म्यूरल पेंटिंग का एग्जाम्पल है। भित्ति चित्र कहते हैं, जैसे आपने भित्ति चित्र सुने होंगे। सबसे पहले चित्रकला जो हमें देखने को मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल में मिलती है। अब मैं कहूँगा प्रागैतिहासिक तो समझ होनी चाहिए क्या है। प्रागैतिहासिक नहीं, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ सर इसका प्रागैतिहासिक का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन चित्र तो बना लेते थे अपने हिसाब से, गुफाओं वगैरह में कुछ तो बना लेते थे। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, कितने पुराने चित्र उस समय मिले, आप देख सुन के चौंक जाओगे, इतने पुराने चित्र कैसे कोई बना सकता है। मतलब आदि मानवों के जमाने में वो बनाने लग गए थे, कहने का मतलब है। तो भित्ति चित्र का कुल मिलाकर मतलब होता है कि दीवार है, आजकल बहुत फैशन में आ गए हैं दोबारा से। मैं देख रहा था देहरादून में भीमबेटका के चित्र बड़े फैशन में आए। दीवारें जो है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उसमें बाहर पे गौतम बुद्ध की स्टैचू, मतलब फोटो, या बहुत प्यारी प्यारी फोटोज़ बना रहे हो। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये एक तरह के म्यूरल पेंटिंग्स की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों को पहले गीला किया जाता है, साफ़ किया जाता है, गीला किया जाता है, उसके बाद फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर चूने का पानी गिराया जाता है, गीली दीवार में फिर पेंटिंग की जाती है। तो ये म्यूरल पेंटिंग होती है। ऊपर जो दिख रही है वो उसी का एग्जाम्पल है। दूसरा जो नीचे आपको दिख रहा है, मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है। यानी इसमें मिनिएचर इसलिए कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स की जाती है। छोटा सा कपड़ा ले लिया, ऐसे इतना सा पकड़ लिया, इसी में बहुत अच्छी कलाकृति बना दी, जैसे आपको दिख रही है। इतने में ही बनी है, ये दिखा आपको कितनी भी रही हो, इतने इतने कपड़े में, कागज़ में, कपड़े में, बहुत छोटी छोटी पेंटिंग। ऐसे आजकल भी लोग करते हैं, जो पेंटर्स आर्टिस्ट होते हैं वो लोग करते हैं इस तरह की पेंटिंग। तो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया, ठीक है। ठीक है। पाल शासक, अभी आप पढ़ोगे कि पाल शासक क्या होते थे, ये राष्ट्रकूट क्या होते थे, चालुक्य, चोल क्या होते थे, प्रतिहार, गुर्जर क्या होते थे, पढ़ोगे आप। उसी में पाल नाम के जो शासक थे, इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को प्रश्रय दिया था। बाद में अभी का कोई लेना देना नहीं। अब भीमबेटका देखो ना, 5,500 साल पुरानी बात है, ईसा पूर्व 5,500 साल पुरानी नहीं, 0 से 5.5 साल। अभी तो 2,500 साल तो हम आगे चले गए हैं ऑलरेडी। तो 2,500 पीछे आओगे, इसमें 5,500 साल पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हुए। वैसे देखा जाए तो महाभारत के अनुसार ये वो समय है जब महाभारत हुई थी, ठीक है। चलो, बी एस स्मारक एवं भवन, मैंने वो पीछे जो लिखे थे ना, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, मूर्तिकला, उसमें आखिरी पॉइंट था स्मारक एवं भवन। ये भी एक आर्किटेक्चर, एक बहुत डिटेल टॉपिक होता है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, हम इसे पढ़ेंगे समय आने पर। लेकिन अभी के लिए कम से कम कुछ तो एक वैल्यू एडिशन हो जाए, तो हम हल्का सा पढ़ लेते हैं जो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए मंदिर निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती थी, जो कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें भी डिटेल में जाया जाएगा। जैसे मंदिर निर्माण की जो 3 शैलियाँ हुआ करती थी, उसमें एक शैली थी नागर शैली, एक शैली थी इसका नाम था बेसर शैली, और तीसरी शैली थी इसका नाम था द्रविड़ शैली। नागर शैली जो थी वो नॉर्थ इंडिया में होती थी। जैसे हिमालय का जो इलाका आप देख रहे हो, वहाँ से लेकर विंध्यन पर्वत तक का इलाका, नहीं मिड मध्य प्रदेश तक का इलाका, मोटा मोटा मान लो, यहाँ तक में जो पेंटिंग, जो अपने मंदिर बनाने का जो ढांचा था, मंदिर अलग ही तरह के मंदिर होते थे यहाँ पे, इन्हें हम कहते थे नागर शैली, क्योंकि नगरों में हुई थी ज़्यादा, इसलिए लोगों ने इसे नागर कहा। इसके बाद एक आती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मतलब क्या है, द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारत में हुई शैली जो थी, द्रविड़ शैली थी। और बेसर शैली, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देखो, यानी ये हिमालय का इलाका मान लो, ये विंध्यन का इलाका मान लो, और ये आपका कृष्णा नदी का इलाका मान लो, और ये कन्याकुमारी का इलाका मान लो। कन्याकुमारी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, इस इलाके में नागर शैली मिलेगी, इस इलाके में बेसर शैली मिलेगी, और इस इलाके में आपको द्रविड़ शैली मिल रही है देखने को, ठीक है। असल में जो बेसर शैली है वो दोनों का मिक्सचर टाइप का है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, बीच में है वो, ठीक है। तो नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली को अगर आप बंगाल, ये सॉरी उड़ीसा की तरफ जाओगे, मतलब है ना, तो वहाँ से कलिंग शैली के नाम से जाना जाता है। गुजरात की तरफ जाओगे तो होती यही है वो नागर, लेकिन उसे लाठ कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में जाओगे तो उसे हिमालयी शैली कहा जाता है। हिमालय मतलब उत्तराखंड, हिमाचल, इस तरफ कश्मीर वगैरह, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास बोलने लायक है। जो बेसर शैली है, इसको एक दूसरा नाम, इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है, बस इतना ही इसमें बोलने लायक है, देख लीजिए आप, ठीक है। और इसमें कुछ भी बोलने का जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, बाकी द्रविड़, ये तो हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। द्रविड़ शैली जो थी उसका जन्म पल्लवों के समय हुआ, पल्लव वंश के समय पनपी थी, अपने शिखर पे पहुंची थी चोल काल में, और फाइनली विजयनगर का जो साम्राज्य था, या विजयनगर के साथ साथ इसका पतन भी चालू हो गया था, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़े के युद्ध के बाद, ठीक है। इसका पतन भी चालू हो गया था द्रविड़ शैली का। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग सी।
क्योंकि मैं इतिहास के स्रोत की बात कर रहा था, अभी मैंने आपसे जो ये डिस्कस किया अभिलेख के बारे में, मैंने आपसे डिस्कस किया मूर्तियों के बारे में, चित्रकला के बारे में, भवन निर्माण, ये सब सिक्कों के बारे में, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। साहित्यिक स्रोत के बारे में वैसे मैं आपसे बातचीत कर चुका हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथ मतलब एक तो धार्मिक है, गैर धार्मिक है और अपने पास संगम है। धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में मैंने कहा आपसे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, उपवेद हैं, षड दर्शन है, महाकाव्य है, स्मृतियाँ हैं और मैंने आपसे कहा पुराण है ना, वो मैंने कहा। अभी मैं साहित्यिक स्रोतों में आता हूँ क्योंकि इतना ही नहीं, आगे सुनिए। साहित्यिक स्रोत में हमारे पास जैसे अष्टाध्यायी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसमें व्याकरण सूत्रों का डिस्कशन किया गया है आज से लगभग 3000 साल पहले, यानी कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व, यानी अगर मैं वैसे समझाऊं तो गौतम बुद्ध के समकालीन लगभग प्लस माइनस 50-100 साल ले लेना ऊपर नीचे, तो अष्टाध्यायी उस समय का लिखा हुआ सूत्र है। और मैंने पहले भी बोला कि इसको स्कॉलर्स, जो संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, वो इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर उन्हें कुछ चीज़ कहनी होती है तो वो कहते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये लिखा हुआ, तो उनका आंसर सही माना जाता है। इस लेवल की टेक्निकलिटी का यूज़ उन्होंने किया कि जो आज के लोग जैसे गलत नहीं बोल पाते कि ये गलत लिखा, सोचते हैं कि हम ही कहीं गलत होंगे, लास्ट में पाते हैं हाँ गलत थे हम, वो सही लिखा था पाणिनि ने। मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पाणिनि को बाघ ने, शायद पाणिनि को जंगल में बाघ ने मारा था शायद, ऐसा अगर मुझे याद आ रहा है तो। ऐसा मतलब ये जंगल में तपस्या कुछ कर रहे थे, बाघ ने खा लिया, ऐसा मुझे याद आ रहा है। पता नहीं वो कोई और हो सकते हैं या यही होंगे। महाभाष्य मैं इनको ना मतलब बताते हुए चलूँगा आपको कि इसमें क्या हुआ था, तभी थोड़ा मजा आएगा। अदरवाइज तो आप ये याद कर ही लोगे एग्जाम में, मतलब याद कर लेना वैसे अच्छा रहता है, लेकिन मैं मतलब बताऊंगा तो ये आपको याद हो पाएगा। जैसे जब मैं महाभाष्य की बात करता हूँ, महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई है। टीका का मतलब होता है कि उसी चीज़ को दोबारा लिख देना अपने शब्दों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक है, जैसे यही मैंने टीका ही तो लिखी है, मैंने नोट्स जो आपके लिए बनाई मेरी टीका हो गई एक तरह से। मैंने अलग अलग जगहों से चीज़ों को पढ़ा करके एक अपनी बुक बना दी, इस तरह से मेरी टीका हो गई इस चीज़ पे, भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास पे मैंने एक बुक लिख दी। तो ऐसे करके पाणिनि ने पतंजलि ने अगर महाभाष्य लिखा तो उसका रेफरेंस उन्होंने पतंजलि से लिया, पाणिनि से लिया। उन्हें अष्टाध्यायी पे जो बातें समझ में आई होंगी, जो उन्हें लगा होगा कि समझाने की और ज़रूरत है आज के समय के हिसाब से, तो उन्होंने उसको उस तरीके से थोड़ा और सिंप्लीफाइड वगैरह किया, इसलिए महाभाष्य लिखा। निरुक्त क्या है? निरुक्त याद करो, वेदांग का एक हिस्सा है निरुक्त। आपको याद आ रहा है निरुक्त? मैंने कहा था भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी लगती है, कान कहा था मैंने इसे वेदों के, ये निरुक्त है। यास्क ने इसके बारे में यास्क ने लिखा है निरुक्त। मुद्रा राक्षस स्टूडेंट्स विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जिक्र किस चीज़ का होता है? राक्षस का जिक्र नहीं है इसमें चाणक्य का जिक्र है। चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का, उनके तत्कालीन जो उन्होंने अपनी रणनीति टाइप की जो बनाई थी, उनका जो पॉलिटिकल लेवल पे जो उनका कामकाज चलता था राजनीतिक, उसका जिक्र करा है मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने। समरादित्य कथा बहुत प्यारी कथा समरादित्य कथा हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है समरादित्य कथा। देखो ये तो फिर मैटर करता ही नहीं किसने लिखी, वो तो आपको धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ना नीचे रेफरेंस दूंगा डिस्क्रिप्शन में, समरादित्य कथा को सुनना जरूर। मैं आपको यूट्यूब में लिंक दूंगा, एक बहुत प्यारे से बता रखी है, समरादित्य कथा सुनाई भी है कि मैंने देखा। समरादित्य कथा की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि उसमें एक बालक रहता है और उस बालक का अग्नि शर्मा नाम रहता है, और एक ब्राह्मण का बेटा रहता है और वो ऐसा लिखा है हरिभद्र सेन ने अपनी उसमें किताब में कि वो मतलब वो शरीर से थोड़ा सा बेडौल रहता है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा बता रखा है कि वो कुरूप रहता है। और दूसरा जो राजा रहता है, राजा का एक बेटा रहता है, राजकुमार जो रहता है, गुणसेन उसका नाम रहता है। और गुणसेन के और जो दोस्त रहते हैं, कोई सेनापति का बेटा, कोई मंत्री का बेटा, ये लोग सबके सब जो रहते हैं, ये दोस्त रहते हैं आपस में। ये दोस्त इसको सता रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार ये दिख जाता है तो इनको मजा आता है, उसके खेलते हैं, उसको खिलौना समझ लेते हैं अपना। तो ये बात पे अग्नि शर्मा को कभी गधे पे बैठा करके पूरे नगर की यात्रा करवाते थे, कभी ये अग्नि शर्मा को ठंड के मौसम में रस्सी से बांध करके कुएं में डालते थे ठंडे पानी में और फिर बाहर निकालते थे, बहुत परेशान करते थे। समरादित्य कथा इस पर बेस्ड है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूं ताकि आप लोग देखो। कुवलय माला उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई कुवलय माला। उद्योतन सूरी एक जैन मुनि थे, ऐसा समझ सकते हैं आप। इन्होंने कुवलय माला जो लिखी है, इसमें एक तो कुवलय चंद्र और एक कुवलय माला, दो नाम है। कुवलय चंद्र लड़के का नाम है, कुवलय माला लड़की का नाम है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बातचीत होती है, लव स्टोरी है उनकी। और दूसरा इसमें 5 आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया, मतलब आत्माएं इस सेंस में, मतलब 5 आत्माएं, वो लोभ काम क्रोध जो हम कहते हैं उस तरह की चीज़ें, इनको थोड़ा शरीर के रूप में मतलब वैसे दिखाया गया कि इंसान के तौर पे। तो बताया गया कि 5 अलग अलग चीज़ों से कैसे ये 5 अलग अलग इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम किए रहते हैं जो गलत रहते हैं,
तो ये धीरे धीरे जन्म लेते रहते फाइनली जब महावीर स्वामी आते हैं, जो अपने वर्धमान थे, मतलब जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, जब वो आते हैं तो वो इनका उद्धार करते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें बताया गया कुवलयमाला में। आदि पुराण जो है जीनसेन के द्वारा लिखा गया, ये भी एक जीनसेन जो है ये भी एक अपने जैन से संबंधित है। आदि पुराण इन्होंने लिखा है आदिनाथ के संदर्भ में। आदिनाथ जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जिनका नाम ऋषभ देव भी था, उन्हीं को आदिनाथ भी कहते थे। आदिनाथ के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है कि आदिनाथ के पूर्व के 10 जन्मों का इन्होंने उसमें जिक्र करने की कोशिश की है जीनसेन ने। जीनसेन के एक शिष्य हैं, उनका नाम है गुणभद्र। गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखी है, जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी हमारे पास आता है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर आप पढ़ें, उससे पहले आपको वृहत कथा पढ़ लेनी चाहिए। वृहत कथा गुणाढ्य ने लिखी है। और वृहत कथा में क्या अच्छी बात है, आपने कभी अगर सुना होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, या आपने कभी सुनी होंगी ये वेताल 25, जिसे वेताल पंचविंशत कहा जाता है। 25 को पंचविंशत कहा जाएगा, मैंने कहा था आपको विंशत को 20 कहते हैं। तो जैसे बेताल 25 की कहानियाँ अगर हम कह दें, या हम कह दें आपका हितोपदेश जो है, या अगर हम कह दें कि हितोपदेश भी हो गया, बेताल 25 भी हो गया, और पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, ये सब में जो रेफरेंसेस आए हैं वो असल में पंचतंत्र की कहानियाँ, उन सब ने रेफरेंसेस अपने वृहत कथा से लिए हैं। वृहत कथा जो लगभग कुछ नहीं तो 1 लाख श्लोकों में इस कहानी को बोला गया है। लगभग 1 लाख श्लोकों में की ये किताब लिखी गई थी वृहत कथा। बहुत बड़ी कथा, ठीक है। इतने बड़े अब देखो ना, पंचतंत्र का ही अपना कितना बड़ा नाम है, हितोपदेश का कितना भयंकर नाम है, बेताल 25 का तो सीरियल ही बन गया, लोगों ने सीरियल ही बना दिया। तो इस तरीके से इतने चीज़ों को अगर कहीं से निकल के आई हैं, उसका जो आदि स्रोत था वो वृहत कथा थी। तो कथा सरित सागर भी वहीं से ली गई है, मैं ये बताना चाह रहा था। वृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। वृहत कथा मंजरी भी वृहत कथा का ही एक कुछ ना कुछ संस्करण है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम बातचीत करें कि अर्थशास्त्र क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करें, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, मैंने पहले भी बोला, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य जिन्हें कहते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, मतलब ऐसे गुरु थे, ठीक है, वो उनके द्वारा लिखी गई। अभी राजनीतिक ग्रंथ था, ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र पैसों से संबंधित बात नहीं हो, इकोनॉमी के बारे में नहीं बताते इसमें। नीतिसार की अगर हम बात करें तो नीतिसार कामंदक ने लिखी है। कामंदक चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य जो मैंने ऊपर बताया, आपको यहाँ बताना चाहिए, मुझे कहाँ गया वो, यहाँ ऐसे करना चाहिए, कैसे, अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो अर्थशास्त्र जो थे उन्होंने के जो कौटिल्य के जो शिष्य थे, उनका नाम था कामंदक। इनका पूरा नाम अगर हम बोलें तो नीतिसार का पूरा नाम कामंदकीय नीतिसार है। क्या मैंने बोला, कामंदकीय नीतिसार। तो अब कामंदकीय नीतिसार आएगा तो आप एकदम ही समझ जाओगे कामंदक है, अदरवाइज कामंदक है वो, जिन्हें नीतिसार लिखा हुआ। और कामंदक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे बेसिकली, तक्षशिला में, वहीं उसी स्कूल में जहाँ पे चाणक्य पढ़ाते थे, तो उनके शिष्य भी थे ये कामंदक। नीति वाक्यामृत जो है सोमदेव सूरी फिर से एक जैन मुनि है, उनके द्वारा नीति वाक्यामृत लिखा गया। मालविकाग्नि मित्रम और रघुवंशम तो खैर एक महाकाव्य है, लेकिन मालविकाग्नि मित्रम जो है वो एक नाटक है। 3 नाटक कालिदास के बहुत फेमस है। उनमें जो सबसे पहला नाटक कालिदास ने जो लिखा हुआ है वो है ये जो मालविकाग्नि मित्रम आपको लिखा हुआ दिख रहा है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का पहला, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का पहला नाटक है, ध्यान रखना। 2 और नाटक है, आप नाम नोट कर सकते हो। एक विक्रमोर्वर्षियम, यानी विक्रम और उर्वशी, इस उनके बीच का विक्रमोर्वर्षियम एक ये, और तीसरा है ये मैंने बता दिया, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आप जानती है दुष्यंत वगैरह। अभिज्ञान शाकुंतलम एक है, मालविकाग्नि मित्रम एक है, विक्रमोर्वर्षियम एक है। इनमें सबसे पहले जो लिखा वो मालविकाग्नि मित्रम। ये तीनों नाटक हैं जिनका प्ले किया जाता है। इसके अलावा मेघदूत, रघुवंशम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो फिर वो अलग चीज़ें, वो अलग कैटेगरीज में आती है, महाकाव्य वगैरह में आती है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा, मालविकाग्नि मित्रम में क्या होता है? मालविकाग्नि मित्रम में मालविका नाम की एक राजकुमारी नहीं है, ये नर्तकी है ये, और एक अग्निमित्र नाम का एक लड़का है। अग्निमित्र असल में पुष्यमित्र सुंग का बेटा है। पुष्यमित्र सुंग वंश का एक शासक है, जिसके दरबार में कालिदास है। तो पुष्यमित्र सुंग का जो बेटा अग्निमित्र है वो प्रेम में पड़ जाता है नर्तकी के, और उस नर्तकी का नाम है मालविका। उन दोनों के संबंध में ये कहानी लिखी है उन्होंने, जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। हाँ, मृच्छकटिकम, आप बोलोगे तो मैं इसका रेफरेंस भी आपको नीचे यूट्यूब में दे दूंगा, लिंक इसका कहानी पढ़ने के लिए दे दूंगा। मृच्छकटिकम वाली, मृच्छकटिकम की कहानी भी अच्छी है। मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी का खिलौना।
इसमें एक आदमी है, ब्राह्मण है, उसका नाम चारुदत्त है, और एक गणिका है, उसका नाम वसंत सेना है। चारुदत्त शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो वसंत सेना है उसके प्रेम में है, और वसंत सेना भी थोड़ा ठीक ठाक मानती है इसे। और एक तो इनकी कहानी यहाँ से ये चल रही होती है, एक साइड से कहानी चल रही होती है, बहुत सारी, मैं कहानी पूरी तो नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ। दूसरा इसमें क्या रेफरेंस आता है, ये जब ये गणिका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वसंत सेना जब इसके घर आती है, एक बार देखती है तो चारुदत्त का बेटा मृच्छ कटिकम से खेल रहा होता है, माने मिट्टी के खिलौने से, लेकिन उसे चाहिए होता है सोने का खिलौना, स्वर्ण कटिकम टाइप का कुछ चाहिए होता है। तो वो अपने सोने के आभूषण उसके खिलौने में डाल देती है, बोलती है बना देना। लेकिन समय की कुछ ऐसी गाड़ी घूमती है कि वो खो जाता है, और उस पर ही चारी तरफ कहानी घूमती है कि कैसे करके वो खोता है, कैसे करके क्या क्या होता है। लेकिन इसका दूसरा जो हिस्सा है कहानी का वो अलग है, वो काम का है समझने के लिए। वो इसलिए काम का है क्योंकि इसमें ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये तीन के तीन मिलकर के क्षत्रिय राजा को अपदस्थ करते हैं। आर्यक नाम का एक राजा वहाँ पर बन जाता है, नया राजा। यानी ये जो क्षत्रिय राजा था उसको गद्दी से उखाड़ के फेंक देते हैं ये तीन लोग। तो इसमें ऐसे समझाने की कोशिश की कि तीन जो अलग अलग वर्ग थे, वो उस चौथे वर्ग जो कि क्षत्रिय वर्ग उस समय के अनुसार था, उसको हटा देते हैं। आपको पता है ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बताऊँ क्या है, जो लिखने वाले शूद्रक हैं खुद राजा है, क्षत्रिय है, ये बड़ी बात है। जो शूद्रक है खुद महाराज शूद्रक है, क्षत्रिय हैं, उसके बावजूद ये बात लिखते हैं, ये कहानी लिख रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि क्षत्रिय राजा को हटा दिया। जनरली कौन करता है ऐसे, मतलब अपने को ही कौन ऐसे दिखाता है, लेकिन इन्होंने दिखाया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, अगला क्या हमारे पास, 10 कुमार चरित्र। इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया दंडी ने। दंडी क्यों फेमस हो जाते हैं, दंडी इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि ये संस्कृत के पहले गद्यकार हैं। जैसे गद्यकार और पद्यकार आप समझते हो ना, फर्स्ट गद्यकार, जब हम बात कर रहे होते हैं ना इसकी अपने मतलब गद्य और पद्य, गद्य मतलब जो कहानी टाइप होती है, पद्य मतलब जो गेय होता है, जो गाया जाता है, ठीक है। पद्य मतलब जैसे कविताएं टाइप की संस्कृत में होती है। तो दंडी को संस्कृत के पहले अच्छा, जैसे आपने जयशंकर प्रसाद का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम, मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा, या फिर सुमित्रानंद पंत, गद्यकार थे एक तरह के, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद। अभी हर्षचरित आता है, मैंने स्टार्टिंग में था, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि हैं। गौड़वहु, गौड़वहु में एक राजा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कन्नौज के राजा यशोवर्मन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन, जिनको इनका जो दरबारी ये वाकपति हैं, ये उनको विष्णु का अवतार बताते हैं उसमें, भगवान विष्णु का, और बताते हैं कि कैसे करके कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने गौड़ राजा को हरा करके मारा और कैसे करके ये किया, उसका चरित्र वर्णन करते हैं यशोवर्मन का गौड़वहु में। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित विक्रमादित्य के दरबारी कवि, मतलब दरबारी में विलहड़ जो थे, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया है, मतलब उनकी महिमा मंडन किया। रामचरित जो है, रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा। याद करना बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, याद तो आप कर ही लोगे समय के साथ, और इतना ज़्यादा लोड मत लेना, धीरे धीरे करने की कोशिश करना, समय के साथ याद होगा, लेकिन रिवीजन करते रहना तभी याद होगा समय के साथ। रामचरित जो है ना, ये रामचरित सच में भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया है, लेकिन इसमें जो पाल वंश का एक राजा था, रामपाल था उसका नाम, उस रामपाल के ये दरबारी मतलब रामपाल के उसमें दरबार में है संध्याकर नंदी, तो ये उसके बारे में भी लिख रहा है कि कैसे उसने कैवर्त जाति के किसानों से लड़ करके कैसे उनको हराया वगैरह, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं संध्याकर नंदी। किसके बारे में, रामपाल के बारे में, जो कि पाल वंश का शासक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, यूपीएससी से पूछता है, तो जरूरी है आपका ये बहुत सारा होमवर्क मैंने करके दिया है आपको, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ऊपर से ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मुझे सब समझ में आ गया, ऐसा रिसर्च करी है मैंने कि मुझे पता चला है कि रामचरित में क्या होता है, कुमार ऐसे करके हल्का हल्का पता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ोगे तो बनते हैं ना भाई क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी के, क्या करूँ मैं फिर, अब बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इवन ये इंटरेस्टिंग भी रहता है अपने लिए। कुमारपाल चरित, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, मैं आपके लिए बाकी काम छोड़ रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय समझ रहे होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में बातें हुई हैं, ठीक है। और इसमें राज्य तरंगणी खास है, और परिशिष्ट पर्वन भी थोड़ा सा ठीक है, हिमचंद्र। बाकी मैं आपको रिसर्च के लिए दे रहा हूँ जानबूझ के, 4-5 चीज़ें जो मैंने छोड़ी, द्वयश्रय काव्य या फिर कुमारपाल चरित्र, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इनको एक बार पता करना, ठीक है, ठीक है, सुन लिया आपने। हाँ, इनको आप इसी लेवल पे जैसे मैंने किया, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करके मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। अभी आती हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और विवरण, फॉरेन ट्रेवलर्स मेमोर्स और डिस्क्रिप्शंस। मैंने आपसे पहले ही बोला यूनान और रोम के लेखक थे, चीनी यात्रियों के विवरण है, अरब यात्रियों के विवरण है, स्टार्टिंग में बताया था, उसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। यूनान और रोम के लेखकों को मैंने बताया, यूनान के लेखकों को अभी जिस तरह से हेरोडोट्स हुआ करते थे पहले, या टीसीएस जैसे इतिहासकार हुआ करते थे रोम की तरफ,
ऐसे यूनान के अगर हम उनकी बात करें तो यूनान के जो लेखक थे वो सिकंदर से पहले के अलग कैटेगराइज होते हैं, सिकंदर से बाद के अलग होते हैं, सिकंदर के दौरान के साथ के अलग होते हैं, एरिस्टोबुलस, मैगस्थनीज, इस तरह के लोग। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीरियाकस, इनको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने कहा इंट्रोडक्शन चल रहा है इतिहास के, एटलीस्ट पता चले ना आपको, इतना तो पता चल गया होगा ना कि इतिहास ऐसे फेंकते नहीं है, इतिहास में कहीं से कहीं ना किसी ना कुछ ना कुछ लिखा रहता है। अभी चीनी यात्रियों के विवरण में हमारे पास मोटे मोटे 3 हैं, वैसे एक चौथा भी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, 3 तो हैं ही। खैर, एक फाहियान है, सबसे पहले चीनी यात्री जो थे, उसके बाद फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, उसके बाद वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में, और वेनसांग के 30-40 साल बाद इत्सिंग आए थे। जब इत्सिंग यहाँ आए थे तो तब उन्हें खबर लगी थी कि वहाँ पे वेनसांग बेचारे गुजर गए हैं, तो इत्सिंग जो थे वो भी भारत में आए थे, ठीक है, ये इस तरह से। तो फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग ये लोग भारत आए थे, इन्होंने मतलब रहे, तक्षशिला वगैरह में भी रहे, 10-10 साल रहे, पढ़ा इन्होंने, बहुत कुछ पढ़ा। अच्छा, ह्वेनसांग के बारे में मुझे कहानी याद आती है, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, ऐतिहासिक तो नहीं है लेकिन मैंने सुनी है कि जब ह्वेनसांग जब जा रहे थे यहाँ से चाइना से ना, तो नदी के समुद्र के रास्ते जब जा रहे होंगे तो रास्ते में क्या हुआ कि एक आंधी तूफान आ गया बहुत सारा, अपने साथ बहुत सारी किताबें वगैरह जो उन्होंने इतने सालों तक पढ़ा था वो ले जा रहे थे यहाँ से भारत से। तो ऐसा सुनने में आता है कि जब ह्वेनसांग जा रहे थे बहुत हो गया था, तो फिर बात ये निकल के आई कि अब कैसे बचा सकते हैं, भार कम करना पड़ेगा तभी बच सकते हैं, क्योंकि भार कम होगा तो फिर नाव को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डूबेगी नहीं। तो तब फिर लास्ट में तय किया गया कि ह्वेनसांग ने बड़े ह्वेनसांग के कलेजे में पत्थर रख के ह्वेनसांग ने बोला अब और क्या तरीका है भाई, इतनी किताबें पढ़ी हुई, क्विंटल भर के किताबें पढ़ी हुई, यही है बाहर सबसे बड़ा, तो इसको हटाओ। ह्वेनसांग किताबों को हटाने जा ही रहे थे, इससे पहले वहाँ के जो उनके साथ सैनिक वगैरह आए थे, दनादन समुद्र में कूद गए फटाफट से। इसलिए कूद गए क्योंकि उनका मानना ये था कि आपने जो ये इतना ज्ञान इतने समय में अर्जित किया है ना, इसकी बहुत महिमा है, और इस ज्ञान को आप फैला रहे हो, आगे तक ले जाओगे, भविष्य के लोगों तक पहुँचा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इसीलिए इतना तो हमारा बलिदान बनता है। और उन लोगों ने ऐसा बलिदान किया था। तो ऐसा ह्वेनसांग, मुझे ऐसा समझ में आता है कि ह्वेनसांग ने शायद इसका कहीं जिक्र किया था, ठीक है, तो इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा फाहियान हो गया, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, और मुझे कुछ ज़्यादा इसमें बताने जैसा नहीं है। अरब यात्रियों के विवरण की अगर हम बात करें तो अरब यात्रियों में एक सुलेमान आए हैं, उसके बाद अबू रिहान है, अलबरूनी, इस तरह के लोग हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो सुलेमान आए हैं सबसे पहले, ठीक है। सुलेमान प्रतिहारों के विषय में बातचीत करते हैं। जिस प्रतिहार राजा के समय में ये आए थे उनका नाम मिहिर भूष था, जो अभी पीछे आपने एक देखा भी होगा, एक अभी मैंने मिहिर भूष लिखा भी था एक, है ना, बताओ किस में लिखा था, कौन से अभिलेख में लिखा था, अगर आप क्लास में थोड़े से समझदारी से पढ़ रहे हो जरा। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक के बारे में बातचीत की है, ठीक है ना, और इन राष्ट्रकूट शासक का नाम अल-मसूदी, राष्ट्रकूट, अल-मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक के बारे में बात की है? मैं महीपाल के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महीपाल के बारे में मैंने जिक्र किया, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। महीपाल के शासन में अल-मसूदी आए थे, ठीक है। अच्छा, जो सुलेमान है ना, ये सुलेमान अरब की तरफ से आए हुए लोग हैं। सुलेमान को जो मुस्लिम जो मान्यता है उसके अनुसार सुलेमान को पैगंबर माना जाता है, और दूसरा सुलेमान को ये भी माना जाता है कि ये वो इंसान है जो कि पशुओं से, जानवरों से और जिन्नों से बात करने की क्षमता रखते थे, ऐसा बोला जाता है सुलेमान के बारे में। ऐतिहासिक घटना नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये एक पौराणिक घटना है। पौराणिक मतलब होता है कि लगभग सुनी हुई, या पौराणिक का मेरा कहने का मतलब है, पौराणिक हटा दो एक बारी के लिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये बातें किंवदंतियाँ भी आप इसे कह सकते हो, या फिर जो अलग धर्म संबंधी जो बातें होंगी वहाँ पर इन्हें ऐसा कहा जाता है। मतलब मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ सुलेमान के लिए कहा जाता है। इतिहास में वर्णन नहीं है कि वो बात करते थे किसी उससे, ठीक है ना। हाँ, अबू रिहान, जिनको अलबरूनी कहते थे, अबू रिहान उनका बचपन का नाम था, तहकुकुल हिंद और महमूद गजनवी का समकालीन था। ये हम शायद जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे तब हम जान जाएंगे कि अलबरूनी कौन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि अब हमारा सेशन फिनिश हो चुका है, ठीक है। और मैंने खुल के पढ़ाया आज, ठीक है ना, मैं ऐसे ही चाहता था। अब देखना ये है मुझे कि कितने स्टूडेंट को ये चीज़ें पसंद आती है। क्या हमें सिर्फ क्रक्स पॉइंट चाहिए होते हैं 10-15 मिनट के, तो वो उससे हमारा एटलीस्ट यूपीएससी तो नहीं निकल पाएगा। यूपीएससी के आपका उससे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ल्यूसेंट टाइप की पढ़ाई करें जिसमें हम एक शब्द और उसका आंसर पढ़ें, तो आप एक इन्फाइनाइट लूप में फंस जाओगे, क्योंकि आप कभी भी, आपकी मेमोरी की एक स्टोरेज होती है, उससे ज़्यादा आप कभी नहीं रख सकते उसमें। आप ये नहीं सोच, आप एक तरह से पढ़ना शुरू करोगे, दूसरी तरह से भूलना चालू होगा, ये चक्र चलेगा। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमारे लिए अच्छा ये रह जाता है कि हम चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस करें जितने, क्योंकि ना अब यूपीएससी का पैटर्न इस तरह का हो रहा है, स्पेशली आपके स्टेट पीएससी का भी
क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो चैलेंज दे रहे हैं आपको। अगर आपके हाथ में किताब भी दे दी जाए कि जितनी किताबें आपने साल भर पढ़ी सारे लेके आ जाओ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप पेपर को कर पाओगे, क्योंकि वो है ही नहीं। वो इन बिटवीन द लाइन्स है। जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, इसमें जो कुछ नोट्स मिलेंगे वो नहीं, जो लेक्चर में जिसने देखा है उसको चीज़ समझ में आ रही है, वो एक अलग ही लेवल है। अब इसके बाद आपका क्या काम होता है, आप चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि लेक्चर बार बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा देखना आपके लिए, तो इसलिए कोशिश करो कि एक बार पढ़ो और अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाओ, अपने हिसाब से शॉर्ट पे कहीं पे कुछ लिखना है लिख लो। मैंने बहुत सारी बातें जो बोली है कहानी के बारे में मैंने लिखवाई नहीं है, लेकिन वो काम की है। मैंने आपको राइटर्स के नाम याद नहीं करवाए, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना। राइटर्स के नाम भी याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, फिर आप मेरे से पूछोगे मैं बता भी दूंगा आपको। इवन आप भी जब करोगे तो आपको भी समझ में आ ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपने अभी तक देखा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता सकते हो कि सर हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर पे मैं जल्दी से काम करूँ और जल्दी से उसे बनाऊँ, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि फटाफट से एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत पॉलिटी को, जो मेरा रहा हुआ है पॉलिटी, क्योंकि कुछ पढ़ाया था उसमें कुछ रह रखा है, पॉलिटी को फटाफट एक सिरे से चालू करूँ। ठीक है, क्योंकि एक अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं और इस तरह से करेंगे तो हमें डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छे से समझ में ही नहीं आएंगी, बल्कि हमारा सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो भी आराम से तैयार होगा। बच्चे पूछते हैं आंसर राइटिंग के लिए क्या करें। आंसर राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको कंटेंट आपके पास होगा। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही, मैंने सुना हुआ लोग कहते हैं ठीक है सबका अपना अपना मत होता है कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करो, लेकिन आंसर राइटिंग का आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है नहीं और हम इमारत बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से बनाओगे? सबसे पहला आपके पास बुनियाद होनी चाहिए। बुनियाद ये सारी के सारे काम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं या कोई भी आपसे ये दावा कभी नहीं कर सकता कि जो पढ़ा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पढ़ाने का जो सही तरीका हो सकता है लगभग मैं उसके करीब हूँ। ठीक है, यही एक तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी अगर चीज़ें समझ में आई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया इन चीज़ों में पहले। हाँ, मैं बहुत सोचता था कि टेक्निक क्या होती है, रियल टेक्निक ऑफ लर्निंग क्या है, मैं सोचता था पहले, फिर कि कैसे लोग कम समय में कर लेते। फिर मुझे समझ में आया शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको समय देना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से जो आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ वो ये कि जो आपका रिसर्च पे टाइम जाता है वो बच रहा है आपका। आप यकीन माने ना माने, जो बच्चा, जो स्टूडेंट आप में इस तरह की साइकोलॉजी रखता है, जो करता है एक एक चीज़ को क्रॉस चेक कर करके पढ़ता है, उनके लिए लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल हैं। और जो भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं आपके लिए ज़रूरी भी है ऐसा करना, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल पर होता है कि हम सिर्फ किताबी रट्टू तोता बन करके एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। हमें उसके इर्द गिर्द की बातें पता होनी चाहिए। हमें ना केवल लाइंस बल्कि इन बिटवीन द लाइंस भी समझ में आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियोज़ जो बना रहा हूँ मैं, इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि ये, क्योंकि मेरी अलग डोमेन है, मेरा अलग पढ़ाई का, अलग टीचिंग का मेरा अलग ही डोमेन है जिसमें मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने हिस्ट्री वगैरह की जो लेक्चर्स पढ़ाए थे, मैं मैथ्स वगैरह पढ़ाता हूँ अलग से, ठीक है, अलग से क्लासेस चल रही होती है, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कवर कर रहा होता हूँ यूपीएससी के लिए, ये मेरी ब्रांच नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया और मुझे लगता है कि मैं पढ़ा भी ठीक से, मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में, इसीलिए। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना कुछ लिख दिया मेरे लिए कि यार सर आपने ये पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, इसलिए ये मैंने नहीं लेक्चर बनाया, आप लोगों ने मेरे से बनवाया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज की चीज़ों को प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। टेलीग्राम में मैं इस PDF को एज इट इज़ आपको दे दूँगा, जो मैंने लिखा है नोटेशंस में वो भी भेज दूँगा, ताकि आप लोगों को अपने अनुसार काम कर सको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।